ये पता नहीं क्या आ रहा है। देखो पहला सवाल है पोदू, बेवार एंड पेंडा। बहुत बार ये सारी की सारी चीजें रहती हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। एनसीईआरटी से ये सवाल, और आपका ल्यूसेंट ज्योग्राफी का ये सवाल है कि भाई ये टाइप का जो कल्टीवेशन है डिनोट्स विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन। भारत के विभिन्न भागों में पोदू, बेवार और पेंडा स्थानीय नाम किस खेती को दर्शाता है? इंटेंसिव गहन खेती को, एक्सटेंसिव व्यापक खेती को, शिफ्टिंग स्थानांतरण प्लांटेशन, या फिर वृक्षारोपण। तो इसका जो आंसर है आपका, आप साथ साथ चाहो तो आंसर कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक्टिव थोड़ा सा रहोगे अगर आंसर करते रहोगे तो। बट मैं आंसर्स नहीं देखूंगा आपके। अब हम देखते हैं, जैसे ये सारे के सारे हैं आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हमेशा स्थानांतरण, यहीं से ही सवाल पूछा जाता है। जो भी नाम दिया जाता है कल्टीवेशन से रिलेटेड यहां से ही आता है। अगर मान लो तुक्का भी मारना है तो हम हमेशा शिफ्टिंग पे ही मार के आते हैं। तो ज्योग्राफी का ये सवाल है इन द कैटेगरी ऑफ इजी। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो सवाल है वो आपका क्या आ रहा है? सेकंड जो हमारा सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इन इंडिया इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार अपना रहता है, न्यूज में भी रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। पहला इसमें मतलब निम्न में से भारत का कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? फतेहपुर सीकरी, खजुराहो, अजंता एलोरा, जंतर मंतर इन दिल्ली। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ता है, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो या फिर दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो। तो आपको ये जो लिस्ट है 26, 27 या 30, 36 जो भी है, वो लिस्ट आपकी एक उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। इनसे आपको ये पता चलेगा कि व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, हर एग्जाम की एक अलग डिमांड रहती है, उसी एग्जाम की डिमांड के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें जंतर मंतर जो जयपुर का है, जयपुर वाला जो जंतर मंतर है दैट इज इनटू वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो एक विश्व धरोहर है, पर दिल्ली वाला नहीं है। तो जिसकी कॉमन सेंस ने काम किया होगा उसने टिक किया होगा। तो ये आंसर जाएगा इसका जंतर मंतर का ये। अब हमारा जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट जो कि डिस्कवर किया गया था 2005। इस सवाल को देखो, ये है जनरल मतलब करंट का सवाल, इसको हम बोलेंगे। ये आपका जीएस का सवाल भी बोल सकते हो, ठीक है, फिजिक्स का आप बोल सकते हो, या फिर करंट में हम इसको ले सकते हैं। जीएस से डायरेक्टली रखो कि 2005 में खोजे गए नए बोने ड्वार्फ ग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन है एरिस, एरिन, इरोज और एरिक। इस सवाल को मैं रखता हूं हार्ड की कैटेगरी में। ठीक है, ऊपर वाला जो आपका है ये है मीडियम कैटेगरी का, याद आए ना भी आए बट कॉमन सेंस से किया जा सकता है। इसका जो सवाल है वो, इसका जो जवाब है वो है फर्स्ट ऑप्शन एरिस। ठीक है, एरिस इसका आंसर है। बार बार न्यूज में आता रहता है, ये आपके कमेंट बॉक्स में मिल भी जाता है कि नया ड्वार्फ स्टार मतलब आ जाता है वंस इन वाइल। आप अगर एक तैयारी के प्रोसेस में हैं तो आपको ये चीज सुनने में मिल जाती है। बट अगेन आई एम पुटिंग इट इनटू हार्ड कैटेगरी जिसमें अपने 20 सवाल थे। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें है राइट टू एजुकेशन। सिंपल कि भाई व्हाट शुड बी द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द अपर प्राइमरी लेवल इन द स्कूल्स अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई एक्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 स्टार, यहां से सवाल आते ही आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के अंतर्गत स्कूल में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? अब इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है? 30:1 और 35:1। 31 हम तो कई बार पढ़ते हैं, ये है प्राइमरी के लिए, ये है अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक, प्राथमिक के लिए है 30:1। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा 35:1। मीडियम कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, याद आए नहीं भी आए दैट विल ऑल डिपेंड कि भाई हाँ याद आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे अभी आप देख रहे हो 35:1 ए 45:1 भी आंसर आ रहा है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, इस हिसाब से ही अपने को देखना है। ये आपका हो गया है सवाल नंबर 4। अब हम आते हैं 5वें पे। तो 5वां देखना, 5वां क्या कह रहा है? मैच द ईयर्स गिवन इन कॉलम 1 विद द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ एम्परर अकबर। सिर्फ और सिर्फ अकबर, अकबर है, औरंगजेब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और ये आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे। ठीक है,
वहां से आराम से कि हाँ ये है। हम भी जितना पढ़ते हैं ये सारे के सारे आपके क्लासरूम नोट्स में भी आपको मिलेंगे। कॉलम 1 कॉलम 2 प्रोवाइड द करेक्ट। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, दहशाला सिस्टम, प्रोक्लेमेशन ऑफ मेजर, एबोलिशन ऑफ जिजिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। यानी अकबर के टाइम पे क्या हुआ, 10 साल वाला दहशाला सिस्टम जो था वो, ठीक है। अब इसको हिंदी में एक बार देख देते हैं। दहशाला सिस्टम था, महजर की उद्घोषणा हुई, या फिर जजिया का उन्मूलन हुआ, या इबादत खाने की स्थापना हुई, ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज चेक करोगे तो द ओनली थिंग विच इज कमिंग इट इज इनटू हार्ड कैटेगरी। हार्ड कैटेगरी क्यों, ये चीजें याद नहीं आती हैं कितना ही जोर लगा लो। अब मतलब इसमें दहशाला जो आपका सिस्टम है वो आया था 1580 में। तो पहली चीज तो ये 1580। फिर जो प्रोक्लेमेशन ऑफ महजर है वो था आपका 1579, ठीक है। और उसके बाद जो जजिया वाला है, जजिया वाला में 1564 भी है, 1579 भी है। और उसके बाद इबादत खाना जो है वो आपका बना है 1575, ठीक है। गलत नहीं बताना चाह रहा, मुझे भी ये डेट्स ना याद नहीं होते, मैं भी देख के ही बता रहा हूं। 2-4 मेरे को याद है, बाकी मैं यहाँ पे मतलब ये बहुत ही हार्ड कैटेगरी का है कि कौन सी कब आई। यहाँ पे गलत होने के चांसेस आपके रहते हैं। इस टाइप के सवाल को आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही करने हैं, बट स्टिल अगर एक भी पता है, अगर आपको यही पता है कि दहशाला सबसे लास्ट था, तो 1 का ए देखो, 1 का डी, 1 का सी, 1 का बी, 1 का ए। तो एक चीज जो आपकी आएगी, आंसर तो जा रहा है बी। यानी अगर एक चीज भी पता है कि सबसे पहले या सबसे बाद में क्या चीज आई थी, ऐसे आगे बहुत सारे सवाल आपके आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर अपने को पता है तो भी हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, वो अपना कैसे रहेगा, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 5। उसके बाद आपका ये देखो हिस्ट्री का सवाल था, ठीक है। अब फिर से आप आ रहे हो ज्योग्राफी। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट इज, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, ठीक है। ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी और अटाकामा। तो ये डायरेक्ट सवाल है, बहुत सारी फैक्चुअल बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ रहता है, डायरेक्टली दिया हुआ रहता है कि भाई हाँ जी ये आंसर है इसका। सारे के सारे देखो नॉर्मल आप तैयारी में लगे हुए हैं, हरियाणा जीएस। ये जीएस वो है जो हम बचपन में बुक लेते थे जीएस की, सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ, सबसे ड्राइस्ट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ठीक है। चलो ये ड्राइस्ट डेजर्ट आपका यहाँ का है। यहाँ पे ही मैं आपके लिए एक थोड़ा सा वो बनाने के लिए इसमें एक सवाल में डाल रहा हूं। तो इसमें एक सवाल अपना ये रहेगा कि भाई एक सेकेंड फोन उठा। तो ये जो अपना सवाल रहेगा इसमें क्या है, इसका आंसर है अटाकामा। अटाकामा सबसे ड्राइस्ट है। आपके लिए जो सवाल है वो है कि कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ये आ गया। अब हम आते हैं अगेन, यहां पे हमारा है मैच द नेम ऑफ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट टॉपिक्स इनको बोला जाता है, यहां से सवाल आएगा ही आएगा। तो कॉलम 1 की भाई पहले कहां हुई, सेकंड कहां हुई, थर्ड कहां हुई, फोर्थ कहां हुई, इसकी हम एक ठीक है। तो इसकी जैसे इसमें देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के हिसाब से। देखो मैंने इसको एक ट्रिक बना के याद किया हुआ, ठीक है। तो ट्रिक बेस्ड लर्निंग कैसे आपको हेल्प करती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सबने देखी है, ठीक है। तो राज जो है, राज था उसमें, और उसकी जो हीरोइन है वो है वैशाली। राज वैशाली को पटा के घूमने चला गया कहां पे, कश्मीर, ठीक है। ये थी मेरी ट्रिक, जो मैंने ट्रिक बेस्ड लर्निंग की मैं बात करता हूं कि राज वैशाली को पटा के कहां चला गया, घूमने, कश्मीर। तो ये देखो पहली जो आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई है वो है राज राजगीर, सेकंड कहां हुई है, वैशाली, थर्ड कहां हुई है, पाटलिपुत्र, पटाके, पाटलिपुत्र, और फोर्थ कहां हुई है, कुंदाल बन, कश्मीर में।
तो ये हमारा सीधा का सीधा इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 का बी, 1 का बी यहां है। और वैसे भी अगर देखोगे 1 का बी, 2 का राज वैशाली को पटाके लेके गया था, तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी पटाके और 4 का सी। और ये एक ही ऑप्शन में है 1 का बी, डी ए सी, तो ये हमारा आ गया आंसर सी। यानी अगर एक भी पता है कि पहली कहां थी तो भी आपका आंसर ठीक हो रहा है। और अगर मतलब सारे बताएं तो सारे ही बताएं, सारे के सारे सवाल देखने में लगेंगे कि यार मुश्किल है, बट अगर आपको एक भी चीज याद आती, यहीं पे आपकी मेहनत और यहीं पे हमारा रिवीजन। मैंने बताया था संजीवनी बैच वालों के हम मतलब एक बार फुल कोर्स कराएंगे ही कराएंगे, एक रिवीजन क्लासेस रखेंगे, एक लूसेंट जीके से अपन रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से अपन रिवीजन कर रहे हैं। ये वाला रिवीजन तो सबके लिए है, ठीक है। ये 2 रिवीजन हम साथ में बैठ के करेंगे बैच में, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8। अब जो सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज अबाउट, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, पिगमेंट कंटेनिंग इन द लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर। पिगमेंट कंटेनिंग इन द लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स कौन सी होती हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोप्लास्ट। क्रोमेटोप्लास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, क्रोमोप्लास्ट होता है। ये जय हरियाणा, ठीक है, ये है अपना जय हरियाणा, तो ये ध्यान रखना है। वैक्युक्त और प्रकाश प्रावर्तक कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन वही रहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोप्लास्ट। तो इनमें से कौन सी है ये अपने को पता होना चाहिए। अब यहां पे कंफ्यूजन रहता है, ये हार्ड की कैटेगरी में रहेगा ये सवाल, इट इज हार्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इतना नहीं पता होता, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। तो क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर जो है वो है सेल, मतलब पिगमेंट कंटेनिंग सेल, सेल यहां पे पूछा है। अगर ऑर्गेनेली पूछा होता तो क्रोमोप्लास्ट आंसर हो जाता, ठीक है। ल्यूको जो टर्म है वो होती है व्हाइट के लिए, तो ये तो अपना कैंसिल ही हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं आएगा। क्लोरोफिल ग्रीन। अब जो कलरफुल है ये पूछ रहे हैं कलरफुल, ठीक है, लाइट और इन सब के लिए, तो यहां पे क्रोमो जो है वो उसके हिसाब से चलता है, तो इसका आंसर है क्रोमोफोर। अगला हमारा सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन विच। ये है इजी कैटेगरी में, सारे के सारे रिवोल्यूशंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, ब्लू हो, ग्रीन हो, और गोल्डन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, देन आपका ग्रे रिवोल्यूशन, या फिर जो आपका सिल्वर रिवोल्यूशन, ये सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पलक बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बीच बीच में मैं देखता रहूंगा आपके कमेंट्स को, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग कि जितना ज्यादा फोकस है वो अपन एग्जाम आज का इसी पे ही रखते हैं। बाकी जो अपन चाय पे पर्चा लेके चलते हैं, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब सीरीज लगती है चाय पे पर्चा। दी मोस्ट इफेक्टिव एचसीएस क्लियरेंस में आपकी जो 2 सीरीज रहेंगी, चाय पे पर्चा और लूडो। यहां से जितना रिवीजन होगा यहां से सवाल आ जाएंगे आपके साथ, काफी काफी सवाल यहीं से आ जाएंगे। और पब्लिकली है अपने लूडो जो है वो आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, ठीक है, 8:30 बता देते हैं, कई नए बच्चे जुड़ रहे होंगे। और चाय पे पर्चा टीटी ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और आपका टाइमिंग है मॉर्निंग 6 AM, सुबह उठो और याद करो। अब ये तो सीधा है, फर्टिलाइजर वाले को अपन बोलते हैं ग्रे, डेयरी वाले को हम बोलते हैं व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। कमर्शियल का कुछ ऐसा नहीं होता। एक्वाकल्चर इज द राइट आंसर। तो डी मत्स्य पालन, सीधा सीधा ब्लू रेवोल्यूशन इसका आंसर है, सबको पता है। अगला सवाल देखो, मतलब कैसे सवाल पूछते हैं एचसीएस जय हरियाणा, अगेन जय हरियाणा टाइप सवाल है। तो व्हाट डज अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस? धरती अपनी धुरी पे क्या करती है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, क्या करती है भाई, मतलब घूमती है, सबको पता है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि हरियाणा एचसीएस का एग्जैक्टली किस तरीके का लेवल हो सकता है या है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रोटेट करती है, हाँ जी, रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब होता है जैसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। सर्कम नेविगेट भी ऐसी ही चीज होती है, घूमना चारों तरफ। स्पिन, स्पिन ऐसे घूम घूम के भी स्पिन कर सकते हो, एक ही जगह भी स्पिन कर सकते हो। कंफ्यूजन हो जाता है स्पिन होगा या रोटेट होगा, आंसर दोनों ही होते हैं, बट रोटेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी घूर्णन, ठीक है, परिक्रमण, चक्रण, या फिर नौपरी संचरण, ठीक है।
तो इसका आंसर जाएगा घूर्णन यानी रोटेट। तो ये आपका हो गया। तो रोटेट इसका आंसर है एंड स्पिन, ये दोनों के दोनों। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन था, जैसे अंकित सर भी बता रहे हैं कि भाई 9th का परफेक्ट आंसर रोटेट है, बट फाइनली एचपीएससी ने दोनों को ही आपकी फाइनल मार्कशीट में लिया था। तो इस टाइप से हम यहाँ पे जब भी क्लासेस रहेंगे आपको हर चीज बताई जाएगी कि भाई ये ऐसे पूछी गई थी, ये ऐसे पूछी गई थी, ऐसे आपको आंसर करनी है। तो इसका ये रहेगा। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि विच इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन। इजी सवाल है, हिस्ट्री का है, बट मैं इजी की कैटेगरी में नहीं, इसको मीडियम की कैटेगरी में रखता हूं। मतलब किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती की प्राकृतिक साक्ष्य दर्शाए हैं। चावल कहां पे पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने ट्रिक से याद किया था। वो ट्रिक क्या थी? सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैंने याद किया था आर से। आर फॉर राइस, आर फॉर रंगपुर। तो राइस देखते ही मेरे दिमाग में आ गया था रंगपुर, मैंने रंगपुर ढूंढा, आंसर डी। जैसे अहोम, अहोम जो आपके ट्राइब्स हैं वो कहां मिलती हैं? ए फॉर अहोम, ए फॉर असम। इस टाइप की सिंपल ट्रिक्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं लर्निंग में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये आपका जाता है, फिर इसका रंगपुर आंसर जाएगा। इसको इजी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, मीडियम की कैटेगरी में रखेंगे। इसी वजह से मीडियम में आपके 40 सवाल बन रहे हैं कि भाई याद करने में आपको दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। उसी हिसाब से अगर ट्रिक बेस रखोगे तो ये मीडियम से आपका इजी की कैटेगरी में आ जाता है। और यही अपना काम है। देखो 40 तो इजी है ही, और बाकी 40 को हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो ये अपना रहेगा। ठीक है, और बाकी जो हार्ड होगा वो हार्ड आपका मीडियम की कैटेगरी में आ जाएगा। सवाल नंबर 12, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन्ड। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजीशन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकाली उपग्रह स्थित होता है? तुल्यकाली क्या होता है? ये आपकी धरती है। जियोस्टेशनरी, अर्थ जितने 24 घंटे में रोटेट कर रही है ये भी 24 घंटे में, यानी अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पोजीशन से उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा सेम रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। मतलब जियो के कंपैरेटिवली उसकी पोजीशन स्टेशनरी है। तो इसमें डायरेक्टली है, टू द पॉइंट है, फैक्चुअल है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। 36,000 नॉर्मली अपन ध्यान रखते हैं। 36,000 एग्जैक्ट होती है 786। 786 कैसे ध्यान रखते हो? ट्रिक से। 786 मुस्लिम्स में काफी पायस्ट यानी अच्छा वो नंबर माना जाता है। ऐसे ही मैंने ध्यान रखा था एक सिंपल सी ट्रिक बना के। तो ये सवाल अपना, इसका करेक्ट आंसर 35,786। ठीक है, ठीक है, ओनली यस। अब ये है, मतलब सारा का सारा यही रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। अब हमें ये पता है, देखो चिलीज एंड टर्मरिक आपके लेटराइट सॉइल में मिलती हैं। यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज काम आती है। एक जो जर्नल आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये है कॉमन सेंस। अगर मुझे नहीं भी पता है तो आई नो कि ये जो सारी की सारी इस टाइप की चीजें हैं ये हमारी रहती हैं आपके लेटराइट सॉइल और इधर। और ये देखो महाराष्ट्र में वो नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश। चिलीज में राजस्थान में कंफ्यूजन हो सकता है बट वो ऑप्शन ही नहीं है। तो आंध्र प्रदेश सबसे करेक्ट आंसर जाएगा। मिर्ची और हल्दी के उत्पादन में सबसे ज्यादा, ये ऐसे ही पूछते हैं, लार्जेस्ट, बिगेस्ट और ये और ये और वो। ठीक है, सिंपल है। एचसीएस में ये ऐसे ही चलेंगे। कॉमन जीके जिसकी अच्छी है, ही कैन क्वालिफाई एचसीएस प्रीलिम्स। हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। यही कारण है कि भाई चलो सारा का सारा ध्यान उसी पे ही रखना है। एकमात्र सूत्री कार्यक्रम कि भाई पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, ज्ञान नहीं लेना। अगर 100 चीजें पढ़नी है तो 100 ही पढ़नी है, 101 भी नहीं पढ़नी, 100 से क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, देन स्टिल बट हम थोड़ा सा पुश करेंगे एक चीज पे, यूपीएससी की तरफ। इस बार जो एचसीएस है, एचसीएस ने क्या किया है कि जो मेंस का आपका पैटर्न है उसमें यूपीएससी से कॉपी पेस्ट इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है। इसका कारण अब हम देखें तो हो सकता है कि प्रिलिमिनरी, पंजाब सिविल सर्विसेज का आप प्रिलिमिनरी उठा के देखो, यूपी का उठा के देखो, देयर इज अ डेफिनेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूपीएससी। तो अब इसमें भी देखेंगे तो हरियाणा में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये चीज हमारे लिए नई ना रहे, इसीलिए यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं और क्लासेस में भी सारा आपको उसी हिसाब से समझाया जाएगा। यूपीएससी में किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, क्या गलती कराने की संभावनाएं रहती हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं एचसीएस जो ये पेपर आज का अपन डिस्कस कर रहे हैं वो
एंड द यूपीएससी उसके मिडवे में खड़े हों। मतलब अगर इंक्लिनेशन होगा तो भी ये 40-50% से ज्यादा तो टच नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से 20 ही कर ले तो भी बहुत अच्छा है। जय हरियाणा। ठीक है, आई एम ए प्राउड हरियाणवी, बट समटाइम्स इट्स गुड टू मतलब लाफ अबाउट अवर ओन कल्चर, और हमारी जो खुद की शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पे थोड़ा थोड़ा सा कटाक्ष चलता रहना चाहिए। यही चीजें हमें एज अ सोसाइटी ग्रो अप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जय हरियाणा। अब देखो इसमें अपन यहां तक जाएंगे, 30-40 तक तो जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली, 50 तक आपको हम लेके जाएंगे, तो ये रहेगा आपका। अब देखो नेक्स्ट 14th, जागीर दी जाती थी, तेरे बाप की जागीर है क्या, नॉर्मली अपन सुनते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि एक पर्सन जिसको जागीर मिलता था बाय द मुगल एम्परर, उसका मतलब क्या है। मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था। तो जागीर लैंडेड प्रॉपर्टी, सिंपल। कई बार ज्यादा हम सोच जाते हैं जागीरदार एक रैंक होती है और ये होती है वो होती है, कुछ नहीं, लैंडेड प्रॉपर्टी, सीधा आंसर, टू द पॉइंट, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपना रहेगा। जो भी डाउट्स और जो भी आपकी वो हैं वो आप एक बार बाद में डिस्कशन खत्म होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एनोटेशंस के साथ तो नहीं मिलेगा बट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखो आगे, मातातीला। मातातीला हाइडल प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, पता नहीं कब बना था, 70-80 में। ये सवाल पूछ लिया, ये आपका ज्योग्राफी का सवाल, हार्ड कैटेगरी। क्या हम ऐसे सारे फैक्ट याद कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते, बट फिर भी देखो तापी और ये लगातार थोड़ा सा हम देखते रहते हैं, हीराकुंड और ये वो बांध ये बांध। एक मेरा एक दोस्त है रोहित, तो रोहित का घर है ललितपुर में, मैं ललितपुर गया था, वहां पे हमने ये डैम विजिट किया था, इसलिए आई रिमेम्बर्ड। बेतवा इन उत्तर प्रदेश, ये ललितपुर में आपका आता है, तो ये यहां से था, तो बेतवा उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है, मातातीला। ठीक है, मातातीला डैम। तो ये आपका हो जाता है सवाल नंबर 15। अब देखो ये जो सवाल है सही मैच करना है, किसने क्या लिखा। इसमें अगर एक भी पता है, देखो ऑप्शन 1 का डी, 1 का सी, 1 का ए, 1 का बी, अगर किसी को सिर्फ एक का ही पता है तो भी वो डायरेक्टली आंसर कर सकता है। ये कि नहीं कि चारों के चारों पता हो। अबुल फजल, एवरीबॉडी नोज, अकबरनामा, सीधा सीधा आंसर सी, कोई करने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये तो अपने आप ही आ जाएंगे, लाहौरी, इन्होंने पादशाह नामा लिखी थी शाहजहां के लिए, तो पादशाह नामा। ठीक है, तो 4 का अपना आता है बी, और 3 ये जैसे अब्दुल कादिर बदोनी, इन्होंने क्या लिखा था, मुक्तबे तारीख जो भी थी आपकी। ठीक है, और जियाउद्दीन बरनानी ने क्या लिखी थी, तारीख फिरोज शाही। तो आपको अगर एक भी पता है, अबुल फजल आपका क्या है, अकबरनामा, तो भी आपका सवाल हो रहा है। ये है स्मार्टली, ऐसा नहीं कि सवाल को पढ़ा, 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं, ये नहीं कि मुझे तो आता ही नहीं ये सवाल, इसमें नहीं रहना। ठीक है, तो आप ऐसे रखेंगे इसको, तो ये अपना हो जाएगा ये। ठीक है, हिंदी में यूं का यूं सवाल है ये। हाँ, ये अपना इकोनॉमिक्स का सवाल है, वेरी वेरी इजी, बहुत बार पढ़ते हैं, टर्म आती ही रहती है, इजी इकोनॉमिक्स। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू अकर व्हेन, कब होती है, जब आपकी डिमांड ऑफ लेबर, सवाल क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मतलब कई मतलब सुनने में कितनी अच्छी है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और हमारे मतलब दुविधा देख लो, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज, और मैक्सिमम लोगों की हिंदी है, बट हमें नहीं पता ये। ठीक है, ये हमारे लिए शर्म की भी बात है, और बट सिस्टम, सोसाइटी इवॉल्व्स और ऐसे ही चलता है सिस्टम, तो कोई ऐसी वो भी नहीं कि भाई डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। हम एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में इसकी बात करते हैं, जितने लोग चाहिए 50 चाहिए, बट लगे हुए हैं 500 वहां पे, तो जो 450 है वो आपका हो जाता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें सीधा सीधा आंसर जाएगा, मोर लेबर इज एंगेज्ड इन एन ऑक्यूपेशन देन ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि डिमांड ऑफ लेबर डिक्लाइन हो जाती है जब सप्लाई, ये वो, डिमांड रिड्यूस हो जाती है सीजनल स्विंग में, जॉब रिड्यूस हो जाती है नेगेटिव बिजनेस साइकिल की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भाई ज्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जिनका कि अपशेकित रूप से होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स इजी सवाल। अब ये देखो, डेज इंपॉर्टेंट है, डेज से रिलेटेड आपको तैयार रहना चाहिए। डेज हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन सा डे कौन से में है ये हमें पता होना चाहिए। देखो अब इसमें अगेन स्मार्ट ट्रिक, अब मार्टियर्स डे, इसको मैं हिंदी वाले को भी साथ में ले लेता हूं, यस राइट।
अब इसमें देखना, सबको पता है शहीद दिवस, गांधी जी जिस दिन शहीद हुए थे 30 जनवरी, शहीदी दिवस 30 जनवरी, शहीदी दिवस, यानी 2 का आंसर जा रहा है सी, 2C 2B 2A 2D 2C, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी नहीं भी पता है तो काम चल रहा है क्या? यस चल रहा है, तो यही है HCS। तो ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे वो हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसके हिसाब से देखेंगे, तो यही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपका रहता है 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। आर्मी डे हमारा रहता है 15 जनवरी को, और कंज्यूमर राइट डे जो है वो है 15 मार्च। 8 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है, उसके एक वीक के बाद, दैट इज कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता अधिकार दिवस। ऑप्शन एलिमिनेशन, यस मनीषा, एक्सट्रीमली सब कुछ ना कुछ अलग बता रहे हैं। एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, वो सब उसी हिसाब से ही रहते हैं, पूछा कुछ भी जा सकता है। बट मैंने एक चीज कहा, ऐसा मत मान के चलना कि सिर्फ यही ही आएगा, थोड़ा सा हो सकता है डिटेल में पूछा जाए, इसलिए डिटेल में हमें चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट हो सकता है ज्यादा वेरिएशन ये लोग नहीं लेके आएंगे, इनकी आपस का नहीं है उतना लेके आना। ठीक है, काफी हद तक 70 to 80% ऐसा ही फिर से पेपर देखने को मिलेगा, देख लेना। इंडिया कोस्ट लाइन मेजर्स, अब इस टाइप के सवाल है, 1416, 1516, 1516.6, सॉरी 7500, 1516.6, 7516.6, 7300 तो गया, ये भी गया, 7500 सबको पता होता है, 15.6 है, 16.6 है, तो करेक्ट आंसर इसका है 16.6। अब हम देखते हैं भारत निर्माण प्रोग्राम। देखो ये जो निर्माण प्रोग्राम 2005 में लॉन्च किया गया था, एक तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे ईयर पूछा जा ले कि भाई ये क्या है। अब ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए था, भारत को बनाना है, बूस्टअप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। तो सीधा सीधा सवाल ये बन रहा था, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। हम पढ़ते हैं नॉर्मल तैयारी में तो अपना आ जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा व कनेक्टिविटी को विकसित करना, सीधा सवाल। ये देखो ये भी इजी की कैटेगरी में था, और नेक्स्ट वाला ये जो सवाल आ रहा है ये भी आपका इजी की ही कैटेगरी में है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है? जिन्होंने एनवायरमेंट करी है, अभी सबको बताया, अपन ने सारी चीजें बताई थी, मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम ध्यान रखना है, वही सवाल आता है। तो अभी देख लो आप, राइजोबियम, प्रोकैरियोटिक, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? राइजोबियम, ये नाम तो सेम ही है, तो करेक्ट आंसर इज राइजोबियम। अब इसमें जो हमारे और रहते हैं, राइजोबियम, एनाबिना, नोस्टॉक, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोबैक्टर मैंने बताया था, सूडोमोनास बताया था, ठीक है, सूडोमोनास जो होता है डीनाइट्रीफाइंग होता है। ये 4-5 ध्यान रखे, अपना काम हो गया, दैट्स इट। अगला अगेन सिंपल सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये क्या है? चलो देखो, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल, ब्लैक कॉटन सब पढ़ते हो, सब देखते हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बट ओनली थिंग इज, क्या मैं मतलब उस जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्ट्रेंथ है, क्या आप उतने स्टेबल हैं या नहीं है? जो स्टेबल रह जाएगा वो इजीली रिकॉल करके कर लेता है। तो ब्लैक सोयल अपनी रेगड हम बोलते हैं। देखो ये जो है मतलब काली मृदा कॉटन को क्या कहा जाता है? रेगड, सीधा सीधा आंसर है। खद्दड़, बांगर, बाबर, ये हमारी क्या होती है? एलुवियल। अब मैंने जो ट्रिक बनाई थी याद करने की, खद्दड़, बांगड़, बांगड़ मारेंगे बुढ़े गए, ठीक है, यानी ओल्ड एलुवियल, और खद्दर जो होती है चद्दर, नई चद्दर, खद्दर चद्दर नई चद्दर, न्यू एलुवियल। ये मेरी ट्रिक थी कि भाई न्यू एलुवियल को अपन खद्दर बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं। अंकित सर कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नई चद्दर की पुरानी चद्दर, या नए को बुढ़े को नहीं मार के जवान को मारेंगे, बट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है चद्दर नहीं है, और बंगड़ बुढ़े लेके चलते हैं तो बुढ़े से ही रहेगा, आई थिंक यही इसका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो ये क्या है? 3 मेजर खरीफ कोप, खरीफ रवि, 2 सवाल बने हुए हैं, सिंपल से सवाल। तो अब इसमें जैसे एलिमिनेट करो, खरीफ यानी जो आपकी गर्मियों में होती हैं, ठीक है, सर्दियों वाली को हटा दो, तो सर्दी वाले को हटाएंगे, वीट सर्दी की होगी, वीट सर्दी की होगी, मस्टर्ड सर्दी की होगी, तो ए इज द करेक्ट आंसर, पैडी, सुगर केन एंड कॉटन।
आंसर तो आपके ज्यादा सही है जेम्स बॉन्ड, आप क्यों परेशान हो? ठीक है, अब देखो एंशियंट में अपन ने किया था, मैंने एक ही चीज बताई थी, वैसे 3-4 जगह मिलता है नाम, इसको ढंग से पढ़ना सवाल को। सवाल नंबर 24, इन विच ऑफ द रॉक एडिक्ट इज नेम, जहां पे यूजुअली टाइटल जो देवम प्रिया रहता है एंड नोट बाय हिज टाइटल, मतलब किस शिलालेख में अशोक का सही नाम लिखा है, न कि उसका सामान्य उपाधि। तो मस्की, मस्की सीधा सीधा इसका आंसर जाता है और कोई आंसर ही नहीं जाता। और हमेशा जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा मस्की ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 और थे अपने, ठीक है, तो 2-3 और थे तो वो भी उसी हिसाब से जा रहे थे। तो अब अपना इसका आंसर जा रहा है मस्की, मस्की इज द करेक्ट आंसर। 25वां देखना, तो ये है सिंपल में, सिंपल में लेऊंगा मैं इसको इजी की कैटेगरी में, हिस्ट्री इजी कैटेगरी। देन अंडर विच वायसरॉय इंडियन यूनिवर्सिटी सेटअप 1902। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि कब बनी थी, कैसे बनी थी, इन्होंने सब कुछ दे दिया। अगर ये 1902 नहीं देते तो हमारे लिए हो सकता है ये डिफिकल्ट की कैटेगरी का हो जाता, बट एवरीवन नोज 1902 में कौन था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने क्या कराया था? बंगाल विभाजन 1905, 1907 सूरत स्प्लिट उसके बाद हुई थी। तो ये हमारे आंसर है। ये तो देखो कब कब के थे, मिंटो, चैम्सफोर्ड 11, बॉम्ब फोड़ा गया था, हार्डिंगे, हार्डिंगे पार्डिंगे सब ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है किस वायसरॉय के अंतर्गत इसको पास किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, इजी कैटेगरी। अब हमारा आ रहा है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स चरखी दादरी हरियाणा अपनी एकेडमी जहां पे है, एंड करंटली वी आर 102 कॉन्करेंट व्यूअर्स, 102 लोग जुड़ चुके हैं, 102 103। सो दिस इज मतलब इवोल्यूशन, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज मैं मोहित से कह रहा था, मोहित कि आज हमारे साथ जैसे लाइव में तो बच्चे तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो इट इज मतलब अच्छा लगता है यार, आप पढ़ाते हो एज अ टीचर, आई फील कि यस स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट, और वो बस काम की चीज, सीधी बात, नो बकवास, मिनटों जिंदगी, वही चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे। तो जैसे हरियाणा की तहसील बनाई गई थी, न्यू तहसील, तो न्यू तहसील आपकी बनाई गई थी चरखी दादरी, ये थी 22वीं तहसील। अब सिर्फ इसमें यही पूछा तहसील सब डिवीजन, ये हमें नहीं भी पता है, तो ऑप्शन है 22, 27, 25, 24। तो करेक्ट आंसर सीधा का सीधा आपका जाएगा 22। व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा ऑफिशियली, ये हरियाणा जीएस का आपका सवाल था, ऊपर वाला भी और ये भी, ये आपके अरियंत में दिए हुए हैं डायरेक्टली, जितना भी हमने डिस्कस किया। आप हरियाणा जीएस की प्लेलिस्ट उठा के देख लो, मैंने आपको सारा का सारा बताया, 5-6 प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी मैप्स, बिपिन चंद्रा, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड हरियाणा जीएस, मैंने खुद इनकी क्लासेस लेके प्लेलिस्ट डाली हुई है। 600 आवर्स 3 मंथ स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना, अगर वहां से सारे के सारे सवाल तो वहीं से ही हो जाएंगे, मतलब 50-60% तक की तो तैयारी आदमी वहां से ही कर सकता है, लिमिटेड सोर्सेज से ही। तो ये जो आपका सवाल पूछा गया कि वन क्षेत्र में कितना है, 3.59 इज द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा हमेशा लिखा रहता है, तो 3.59। शिवम मिनटोज पढ़ाते हैं, कट ऑफ हाई रहेगी। देखो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सब अच्छे पढ़ने वाले हैं, एंड हम पूरी मेहनत से, ये मैं श्योर कराता हूँ कि तीनों के तीनों जो हम हैं, डॉक्टर संजय, अंकित एंड मी, और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, पढ़ाई 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 एंड सिलेक्शन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो जा सकती है कट ऑफ थोड़ी सी, बट ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब देखो अगला, देखो ये सवाल यूपीएससी में भी आया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, जनधन के लिए क्या किया गया था, बैंक बनाया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सीधा आंसर, यूं का यूं सवाल उठाया गया था यूपीएससी से। तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी के पेपर्स की आ रही है, जो हम करेंगे किस पे, चाय पे पर्चा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाय पे पर्चा लाइव अटेंड करना ही करना है। मैं सुबह 6 बजे उठ के आता हूं, तो आपको भी उठ के आना ही पड़ेगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब साउथ इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आते हैं, ये कॉमन सवाल है, कोई भी ज्यादा ऐसा नहीं है। तो जैसे राजेंद्र चोला, एवरीवन नोस, जिन्होंने क्या बनाया था, बृहदेश्वरा टेंपल, राजेंद्र, ठीक है। महेंद्र वर्मन, अमोघ वर्षा, विष्णुवर्धन। चलो मैं अगर 1 का डी लेता हूं, तो 1A और ये तो गया, तो 1D 2A, यानी महेंद्र वर्मन आ रहा है पल्लवास से, तो ये हो गया। अब हमारा पता होना चाहिए अमोघ वर्षा कहां से है एंड विष्णुवर्धन कहां से है। तो आपके जो विष्णुवर्धन है, ये हमारे राष्ट्रकूटा,
डायनेस्टी के हैं तो 3 का जाएगा सी। और जो अमोघ वर्षा जो है वो राष्ट्रकूटा के हैं, और जो विष्णुवर्धन है हमारा वो है होशाल्या, बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो ये जो सूची मिलाई गई है तो वो हमारी ये रहेगी। पवन कोई नहीं, एटलीस्ट आई एम ऑलवेज सेइंग एटलीस्ट यू आर ज्वाइनिंग, दैट इज अ बिग थिंग। अब देखो ये है युकातन स्टेट सारी की सारी हम करेंगे। ठीक है, सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कराई जाएगी, अंकित सर ही कराएंगे, और वो बहुत डिटेल में करा रहे हैं, याद कराने के हिसाब से ही करा रहे हैं। युकातन स्टेट आपकी जो है वो कहाँ है, मैक्सिको और क्यूबा। युकातन स्टेट ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे सुमात्रा है। ठीक है, तो ये एक सवाल बनता है, बट आई एम पुटिंग इट इनटू कैटेगरी ऑफ हार्ड, ज्योग्राफी का हार्ड सवाल में से ये रहेगा। फिर हमारा आता है 31 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बार बार पॉलिटी, पहली क्लास, पहला चैप्टर। ठीक है, हिस्ट्री, और उसमें हम देखते हैं कि 1773 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। तो सीधा आंसर ये जाएगा, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करी गई थी? तो 73 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। इसमें 3-4 चीजें और भी करी गई थी, काउंसिल ऑफ 4 आपकी लाई गई थी। ठीक है, प्राइवेट ट्रेडिंग आपकी बंद करी गई थी। ये सारे ट्रिक्स से याद किए हुए हैं, ऐसे ही मैंने क्लास में याद कराए हैं, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो आप अपना ये हो जाएगा। देन हम आते हैं आपके, ये सवाल है 32 में क्या पूछ रहा है, इनको मैच करना है। फैल्कॉन कैपिटल, ये जो आपका है इसका नागालैंड। ठीक है, फैल्कॉन कैपिटल हिंदी में सेम के सेम है। ऑर्किड स्टेट आपका कौन सा है? गेटवे ऑफ ईस्ट कौन सा है? लैंड ऑफ हिल। देखो लैंड ऑफ हिल जो हमारी है ये नागालैंड है। फैल्कॉन कैपिटल आई थिंक इसका मिजोरम आएगा। फैल्कॉन कैपिटल नागालैंड, सॉरी लैंड ऑफ हिल का मिजोरम, लैंड ऑफ हिल मिजोरम, ना मामी मी सबसे नीचे वाला मिजोरम। गेटवे ऑफ ईस्ट जो हमारा है वो है मणिपुर, तो ये आएगा। ऑर्किड स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों के चारों इस टाइप से आंसर रहेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी का सवाल रहेगा, ये इजी में नहीं जाएगा। फिर से अगेन यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, द ओशियानिक करंट। अगर सवाल को ध्यान देना, ओशियानिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इर्रेगुलरली पीरियडिक वेरिएशन इन द विंड, इन द सी टेम्परेचर और द ट्रॉपिकल ईस्ट, यानी इधर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ये आपका साउथ अमेरिका आप बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक इज नोन एज। तो यहाँ पे इर्रेगुलर की वजह से जो बनती हैं वो होती है एल नीनो। अगुलास, हमडोल्ट, कैनरी, ये सारी की सारी रेगुलर बेसिस पे ही बनती रहती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित आवश्यक की वजह से क्या बनता है? तो उसमें आपके एल नीनो। ठीक है, मीडियम कैटेगरी का सवाल। 34 इनको मैच करो। देखो ये है आपका पॉलिटिकल सवाल, टू द पॉइंट, इजी सवाल है। जिसने पढ़ रखा होता है ये 4-5 चीजें हम कराते ही हैं, पॉलिटी में सब लोग पढ़ते हैं इसको, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो हैबियस कॉर्पस क्या था? ब्रिंग मी द बॉडी। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस कहाँ है? यू में हैव द बॉडी, यानी 3 का डी 3D कहाँ है? 3D 1 में ही है, सो 3D इज द आंसर। मैंडेमस होता है आई कमांड, वी कमांड, मैंडेमस ये रहता है। देन सर्ट्यूररी जो आपका दिया जाता है टू बी अप्रीज्ड, यहाँ पे जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज रहती हैं हमारी उनको दिया जाता है एक्टस रैकस। हिंदी में भी सेम ही है। एक्टस रैकस जो हमारा होता है गिल्टी एक्ट, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको वहां पे एक्टस रैकस के अंदर बोला जाता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 35, द प्लान, राव एंड मनमोहन प्लान। देखो ये सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म 1991 राव और मनमोहन ने मिलके किए थे। ठीक है, तो 1991 में कौन सा प्लान आया था? 9 में से एक गया 8, यानी 8th प्लान। तो 8th का है भाई, 8th, तो राव मनमोहन वाला का आंसर क्या हो जाएगा? 8th प्लान। 8th 5-year प्लान में आपके एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, तो वो हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 35th का आंसर आपका क्या जाएगा? 8th प्लान। सिंपल सवाल है, कोई ऐसी ज्यादा भड़क वाली चीज है नहीं। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है? अब आपका है कि मैच द फॉलोइंग। मनरेगा आपकी आई थी 2005 में। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ऊपर ही पूछा गया था, 2014 दे ही रखा है। जैसे ही आप 2 का सी मिलाते हो, देखो 2 का सी कहाँ है? 2 का सी एलिमिनेट करके 2 ही बचे। ठीक है, इस टाइप से भी ये होती है आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दिमाग को खोल के रखने वाली चीज। जो आदमी दिमाग को खोल के पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेगा वही ही कुछ कर पाएगा ढंग से। अब यहाँ पे आपको सवाल मतलब पेपर में ही एक आंसर मिल रहा है, तो एटलीस्ट इन 2 में से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, यानी आपको सारे के सारे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये है मैथमेटिक्स, जब 1/3 नेगेटिव रहती है, तो अगर आपको चारों में से कोई भी आइडिया नहीं है
तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बट अगर जो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आई वुड से 100 में से 100 अटेम्प्ट करो। अगर मन करता है भगवान के नाम के 1-2 छोड़ने तो छोड़ देना, बाकी अटेम्प्ट करने ही हैं। ठीक है, चलो। बुलेट स्नाइपर, वेरी क्लियर वॉइस, ठीक है। बुलेट स्नाइपर, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस योजना जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी योजना है। ये आपकी लाई गई थी 1993 में, तो इसका जाएगा डी, यानी और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में लाई गई थी, तो इसका जाएगा सी का डी, सी का डी, सी का डी, 4 का ए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 37 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली सवाल पूछा गया था, यूपीएससी मेंस में भी आया था। अटॉर्नी जनरल उसके काम क्या है क्या नहीं है, यूपीएससी और एचसीएस में इस बार डायरेक्टली आ सकता है अटॉर्नी जनरल उसके काम। एक तो हमें ये बताना चाहिए के वेणुगोपाल सीधा आंसर है, जो भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, करंट अफेयर से बेस्ड इसको आंसर में रखेंगे और इजी। फिर हमारा आता है क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, उनके नाम क्या है। ठीक है, ये हिंदी में भी सेम है, आर्कियोलॉजी और ये। तो अब देखो, जितना हमने सवाल पढ़े हैं अभी तक आज क्लास में, अब तक जो डिस्कस हुआ है ऑलरेडी, जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जियोपोनिक्स, आर्कोलॉजी, सीटोलॉजी और इकैथोलॉजी। सीटोलॉजी स्टेशंस मैंने बताए थे, जो वेल और ये सब होते हैं, डॉल्फिन्स, इनको हम बोलते हैं स्टेशंस। तो टू का जाएगा डी, तो 2D है यहाँ पे, ACBD, तो आंसर तो सीधा हो गया सी। जियोपोनिक्स क्या होता है? जियोपोनिक्स आप एग्रीकल्चर यानी हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, जियोपोनिक्स, हवा में जब उगाते हैं, पानी में जब उगाते हैं और इस पे उगाते हैं, तो स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी 3 का जाएगा बी, 3 का बी। और ये आपका है इक्थियोलॉजी, इक्थियम जो होता है वो फिश के लिए टर्म यूज करी जाती है, तो फिश से आप इसको देखोगे तो स्टडी ऑफ फिश, यानी 4 का गया ए और 1 का गया सी, स्टडी ऑफ माइट्स। ये नहीं भी पता है तो भी चल रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ जियोपोनिक्स पता है या फिर सिटोलॉजी ही पता है, सिटोलॉजी सिटेशंस, थोड़ी थोड़ी चीजें भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 38, अब हम देखते हैं 39, हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड जो आपके बनते हैं कंबाइनिंग। सिंपल सा सवाल है, कंबाइन करके क्या बनेगा, ऐसा ही सिंपल अगला है जीएस में, ऐसे ही जीके में, सॉरी जनरल साइंस में, जीएस साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कि भाई बहुत सारों को मिला के बड़ी संख्या में छोटे छोटे अणुओं को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, बहुतक, यानी बहुलक या बहुलक 4 एसिड, ये तो नहीं होता, पॉलीमर। सिंपल सा सवाल कि पॉलीमर बोलेंगे जी छोटे छोटे को मिला के। अब वेक्टर क्या होता है? हमारे पास 2 चीजें होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड में जाएगा तो स्केलर, सदिश, नाम से पता चल रहा है सदिश, दिशा भी है जिसकी, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हर चीज की रहती है, बिना दिशा के जो होता है वो इसमें इधर हो जाएगा। तो 40वें का अपना सीधा आंसर चला जाता है 40th का, कि भाई इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। ठीक है, सिंपल सवाल है, ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 41वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस सिटी को डिक्लेयर किया था? ये वाला जो आपका सवाल है ये बार बार आया है, सॉरी करंट में था, आप सबने देखा भी था, पढ़ा भी था। अहमदाबाद इसका सही आंसर था। अब इसमें ऑप्शन देख लो, भोपाल, लखनऊ, उज्जैन और अहमदाबाद। सो अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। 2016 यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व विरासत शहर घोषित किया गया था? तो अहमदाबाद। अब देखो, ये जो आपका सवाल है ये है साइंस का सवाल, तो ये साइंस आपकी लूसेंट में और या फिर हमारी 6 से 10 एनसीईआरटी में मिल जाती है। ये हम बचपन से पढ़ते हैं वैसे, बट ये हार्ड की कैटेगरी में मैंने रखा है वैसे। पर इसको इजी कैसे किया जा सकता है? देखो, लुईस पास्चर, पास्चराइजेशन, मिल्क को हम ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो वो किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने। जैसे ही आप लुईस पास्चर पे पास्चराइजेशन करते हो, यानी वैक्सीनेशन इन द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, इसको खत्म करने के लिए जो चीज है, ठीक है। तो लुईस पास्चर उन्होंने वैक्सीन भी डेवलप करी थी, 1 का डी, 1 का सी, 1 का ए, 1 का डी, 1 का बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने आपकी पेनिसिलिन वगैरह डिस्कवर करी थी। रदरफोर्ड, रोंटजन ने करी थी एक्सरेज डिस्कवर। रदरफोर्ड जो मॉडल है वो है एटम का मॉडल, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये सब जो आपका अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो मॉडल्स के हिसाब से ये जाता था। तो आंसर बी इज द करेक्ट
आंसर। ये आपका साइंस का सवाल है। फिर देखो ये सवाल, व्हाई इज रेडियोकार्बन डेटिंग नॉट गुड? जो मटेरियल 3000 साल से ज्यादा का हो चुका है, यानी रेडियोकार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष पूर्व सामग्री के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑल एनिमल्स एमिटेड रेडियोकार्बन बिफोर दैट टाइम। ऑल एनिमल्स, ये यूपीएससी की तर्ज पे ऑल नन डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑल वाली चीजें कभी जनरली ठीक नहीं होती, तो इसको खत्म करो। बिकॉज रेडियो एक्टिव कार्बन वॉज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर बिफोर टाइम, ये कौन सा लॉजिक हुआ? उस टाइम पे भी तो होगा, तो बी भी गया। बिकॉज द अमाउंट ऑफ C14 बिकम्स ऑलमोस्ट इमेजरेबल स्मॉल इन 30 रेडियन। कॉमन सेंस जैसा सवाल लग रहा है, यस सी जा सकता है। बिकॉज कार्बन एक्सट्रैक्शन व्हाट नॉन नॉन, अरे कार्बन एक्सट्रैक्शन पहले नॉन नहीं था, तो उसका अभी से क्या लेना देना है? C14 तो अभी अपन मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा, आंसर सी, कि भाई 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा लगभग बेहद कम हो गई थी, हो जाती है। इसी वजह से कार्बन डेटिंग का अपन प्रोसेस उसी हिसाब से यूज नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का सवाल है, हार्ड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। क्या है ये? बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन, गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है? वैसे आदि ग्रंथ इन्होंने पहले पे दे दिया, आदि ग्रंथ, जन्म सखी, ज्ञान रत्नावली या दशम ग्रंथ। तो गुरु नानक के बारे में कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होके हो सकता है आप आदि ग्रंथ लगा के आए हो, बट आदि ग्रंथ इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आपका जन्म सखी। जन्म के बारे में उनकी सारी की सारी और जो बायोजियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो यहीं दी गई थी आपकी इनकी, ठीक है। तो 44th। अब हम आते हैं 45। ये सीधा सीधा हरियाणा जीएस का सवाल है कि कौन सा कहां पे है। तो इसमें देखो, टॉम्ब ऑफ शेख चिल्ली, शेख चिल्ली का मकबरा कहां है? ये सबको पता है जी, कुरुक्षेत्र। कौन सा सिटी है जहां पे टेंपल ऑफ पंचवटी, P फॉर पंचवटी, P फॉर पलवल, पलवल में पंचवटी का टेंपल है। जयंती टेंपल, J फॉर जयंती, J फॉर जींद, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और खोखरा कोट, खोखरा कोट में बहुत सारे सिक्के मिले थे, हरियाणा जीएस की क्लास में अपन ने देखा था। सो रोहतक, रोहतक आपका इसका करेक्ट आंसर होता है, खोखरा कोट का, तो रोहतक आपका करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। तो 45 कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। 46 जो हमारा है, 46 किसके बारे में बात करता है? गांधी फेमस मार्च, दांडी मार्च किया था गांधी जी ने। तो गांधी का फेमस दांडी मार्च जो है वो मार्च 1930 में किस मूवमेंट? सिंपली जैसे 4 ही मूवमेंट आपके इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्वदेशी था 1905 वाला, फिर हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920s वाला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930s, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये सारे हैं। तो सबको पता है कि भाई 1930 में क्या लॉन्च किया था? CDM, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी इजी कैटेगरी, सीधा सवाल, नो बकवास, ठीक है। अब हम जाते हैं हरियाणा में क्या क्या है, कौन कौन से डिवीजन में आता है। कॉमन सेंस से ही कर सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं है। देखो पहला देख लेते हैं, जींद और सिरसा किधर आएगा? ऑब्वियसली हिसार में, उधर ही है। पानीपत, कैथल, झज्जर, भिवानी, झज्जर भिवानी आप कहते हैं रोहतक में, ये हो गया रोहतक। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पानीपत कैथल पास पास है, तो ये आपका अंबाला में रहेगा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। और करनाल हमारा पानीपत और कैथल को लेके जाएगा। तो ये हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ABCD में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब रजिया सुल्तान को डिफीट करा गया था और उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उनकी हत्या हुई थी? तो इसका आंसर सबको पता है, कैथल, ठीक है। अब आपके लिए मेरा सवाल है, हनुमान जी, जय हनुमान, हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? या हार्ट ऑफ नंबर 1 हरियाणा। तो दोनों के दोनों आपको बताने हैं, हनुमान जी का जन्म स्थल एंड हार्ट ऑफ जेम्स बॉन्ड, कैथल 1240, ठीक है। 49th में अपन आ गए हैं। अंजन स्थली, थानेश्वर, जेम्स बॉन्ड, जींद। जेम्स बॉन्ड छाया हुआ है 007, ठीक है, कैथल, ठीक है, कैथल ही आंसर है, इसीलिए पूछा गया था। अब ये है करंट का सवाल कि भाई कौन कौन सा किस किस देश से रिलेटेड हो सकता है। नाम से ही पता लगा लो यार। बैन की मून जो अपने वर्ल्ड बैंक के थे या IMF के थे, किसी के तो थे। तो बैन की मून कहाँ के थे? आपके साउथ कोरिया। कोफी अन्नान सबको पता है अफ्रीका,
ठीक है। तो घाना, दो में डी जाओ, दो में डी, दो में डी, सिर्फ एक में ही है। तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, एंटोनियो गुएर्शो आपके पोर्तुगीज, ठीक है। और ये आपका नॉर्वे। नहीं भी पता है, एक ही पता है सिर्फ, कोफी अन्नान सबको पता है। कोफी अन्नान जैसे ही साउथ अफ्रीका गाना मार्क किया तो आपका आंसर आ गया 1 का राइट आंसर। 50th सेंट्रल नोडल एजेंसी हमारी कौन सी है जो इंप्लीमेंट करती है? इसमें क्या है? सेंट्रल नोडल एजेंसी इंप्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर द कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये व्यावसायिक फसलें जो आपकी हैं उनके मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, हिंदी में भी इंग्लिश ही चल रही है। एफसीआई है क्या? नबार्ड है क्या? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल रूरल एग्रीकल्चर बैंक जो है, ट्राइफेड है, या फिर नाफेड? तो 50th जो है उसका करेक्ट आंसर है नाफेड, ठीक है। कॉमर्शियल के लिए नाफेड रहता है, वैसे अपने पास एफसीआई है। तो ये हमारा हो जाता है। पानी पी रहा हूँ थोड़ा सा, बीच बीच में तुम भी पी लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एनसीएससी एनसीएसटी कमीशन बने थे, और पहले क्या होता था, वो एक कमीशन होते थे, फिर बाद में उनको बाइफरकेट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया गया। फिर जो हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो पहले स्टैट्यूटरी था, ठीक है। फिर बाद में उसको क्या बनाया गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संवैधानिक बॉडी बनाया गया। तो यहां से एक सवाल आया है सीधा सीधा कि व्हेन वाज एनसीएससी और एनसीएसटी बाइफरकेटेड इनटू दिस? 2003, 4, 5, 6। तो सीधा सीधा 3, 4, 5, 6 ऐसे ही सवाल आते हैं, ईयर्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको देख लेते हैं कि भाई अनुसूचित जाति और जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग कब? राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति में बनाया गया। 2003 में ऑर्डर पास हुए थे, 2004 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये अपना चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखो बहुत बार क्या देखने में आता है, गंदी शराब पीने से लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, स्पुरियस लिक्विड, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि नकली शराब पीने से त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण होता है वह क्या है? तो स्पुरियस लिक्विड जो आपकी होती है उसमें क्या पिया जाता है? एक्टिव एजेंट। देखो जो नॉर्मल एल्कोहल होता है, एल्कोहल पीने वालों को पता होना चाहिए कि एल्कोहल में क्या होता है, C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल। आई डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। बिना पिए नशे में रहो, दैट इज मोर बेटर। तो अब हमारे पास ये आता है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि ये तो है C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसमें क्या होता है मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये नकली शराब होती है, मतलब उतने अच्छे से ये बन नहीं पाती। तो आंसर इसका जाता है मिथाइल अल्कोहल, यानी मिथाइल अल्कोहल। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एज ए डॉक्टर थोड़ी सी मेरी डॉक्टरी का यूज कर लो। अब होगा क्या कि जैसे किसी ने नकली शराब पी ली, आपके सामने ऐसा कोई केस आ गया, तो उसका इलाज कैसे करोगे? डॉक्टर पे जाने से पहले अगर टाइम नहीं है, कुछ है, इधर उधर का कुछ हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको उसको असली शराब पिला देनी है। जैसे ही जिसने नकली शराब पी रखी है उसको जैसे ही असली शराब मिलेगी तो ये रिएक्शंस होती हैं, CH3OH ये यहां पे आएगा, इसको रिप्लेस करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा। इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो रुक जाएंगे। तो नकली शराब का इलाज है असली शराब। फन, हैव फन, ठीक है। अब हमारे पास सीधा सीधा सवाल आ रहा है, ये यूं का यूं सवाल था अरियंत में। अरियंत में सवाल था व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द मेटालिक रोड्स इन हरियाणा? कुल सड़क की लंबाई कितनी है, ठीक है। जहर को जहर काटता है, यस शशि बिल्कुल सही। लोग पीते जी सर अगर आप शराब पिला दी और शराब पिला दी, अरे तो पी लेने दो उनको, तो बचाने के लिए अपन शराब पिला रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल सवाल जवाब चल रहे हैं बच्चों के, ठीक है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पर्सनल जानकारी भी होनी चाहिए जिन टीचर से आप जुड़ना चाहते हो।
तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, थोड़ा सा एंक्शियस मतलब क्या बोलते हैं, क्यूरियस तो होते ही हैं, ठीक है, कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। अंकित आंसर कर ही रहे हैं आपको, तो लेट अस गो। अब देखो हरियाणा, ये है अरिहंत पब्लिकेशन, जो आप ट्रांसपोर्टेशन वाला है उसमें जाएंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 26,131 मेटलिक पक्की सड़कों की जो टोटल लंबाई है वो है हमारी कितनी, 26,131। अब ये हमने देख लिया। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंकरेंट लिस्ट। यूपीएससी में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, मतलब निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है। तीन टाइप की अपनी सूचियां होती हैं, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, समवर्ती, कंकरेंट या फिर रेजिडुअल। रेजिडुअल सूची नहीं होती है, कौन से शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में ये मिलती है। दिल्ली के कंटेक्स्ट में तीन चीजें बार बार आती हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये तीनों नॉर्मली क्या होती है, स्टेट के पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर, आर्कियोलॉजिकल साइट, पब्लिक ऑर्डर इज द राइट आंसर, ये आपका सेंट्रल में रहता है। तो नॉट इन कंकरेंट, सॉरी, पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था। फिर हमारा सवाल है पूना सार्वजनिक सभा कब बनाई गई थी। मैं इस सवाल को गलत करके आया था। एमजी रानडे, जेवी जोशी, पूना सार्वजनिक सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री कांग्रेस, ये सारी की सारी आपको पढ़ाई गई है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी बैच में ज्वाइंट है, चाहे वो यूपीएससी वाला बैच हो या एचसीएस वाला बैच हो, आई थिंक प्री कांग्रेस कराई गई है एचसीएस वाले बैच में भी, जो अपना इससे पहले वाला बैच है, तो अपन ने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है 1870। अब इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है। तो 1870 में आपकी आई थी, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, एमजी रानडे की। और ये अब देखो ये सिंपल सा सवाल है, क्या सवाल है ये हिस्ट्री का। Which one of the following aspect of revolt of 1857 is not correct? 1857 के कंटेक्स्ट में क्या चीज सही नहीं है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है। पहला, इसमें इट हैज अ डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन, मतलब हर जगह से पार्टिसिपेशन था, विविध सामाजिक भागीदारी थी। इट वाज एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड बाय एजुकेटेड इलाइट एवरीवेयर। कितनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है यार, इतनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो जीवन में कभी सत्य नहीं होती, ठीक है। तो कभी भी ज्यादा, ऐसा कॉमन सेंस का सवाल है, सबने सपोर्ट किया था, सबको पता है कि एजुकेटेड इलाइट तो इसके अगेंस्ट थी। हर जगह शिक्षित समाज नहीं करता सपोर्ट, ठीक है, यही गलत हो गया। सिंबल ऑफ कम्युनल यूनिटी, यस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज एट इट्स पीक। कम्युनल अवार्ड आपके आए थे 1932, और उससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट 1909। उसके बाद ही हमारा जो है कम्युनलिज्म आपका बड़ा था, उससे पहले क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये आपका चला जाता है लिमिटेड ओनली टू द नॉर्थ इंडिया, ये भी आपकी बात सही है। सो द आंसर इज बी, ये सही नहीं है। अब आता है कि व्हाट इज द फॉलोइंग, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द विलेज असेंबलीज इन द चोला किंगडम। निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य में गांव की सभा का नाम दिया गया है। हाँ, डायरेक्टली सवाल है, जैसे उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन आती है आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है। मैं इसको इजी की कैटेगरी में रखता हूँ, बट मीडियम, इजी टू मीडियम की कैटेगरी में ये आपका जाएगा। उर इज द राइट आंसर, ठीक है। उर विलेजेस को बोलते थे, नाडू जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। साउथ इंडियन हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आते हैं, और इतनी हिस्ट्री आपकी कवर अप कराई जाएगी, डो नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये आपका कवर अप होगा। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया उर, डी बिल्कुल सही। शशि, आई थिंक शशि बिल्कुल सही जवाब दिया है शशि। अनदर वन, ठीक है। चलो, अब क्या है कि द WTO वाज फाउंडेड इन, एवरीबॉडी नोज, 1995, और इंडिया ने फिर ज्वाइन कर लिया था। तो ये सिंपल सा सवाल है, इजी कैटेगरी, करंट की कैटेगरी में रख सकते हो या फिर इकोनॉमी की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। ये वाला जो सवाल है ये वैसे इतना डिटेल में अपने को याद नहीं रहता कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है, तो ये आपको ध्यान नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान है 155 जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, वो आता है आर्टिकल 155 में। तो ये हमारा पॉलिटी का थोड़ा सा, हम इसको बोलते हैं हार्ड कैटेगरी सवाल ऑफ पॉलिटी, कि भाई 53, 54, 55, 56 कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3A कहाँ है, 3A 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 3A
यानी आंसर इज बी ओनली। एक भी पता है तो आंसर कर सकते हो। ओनली थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चारों ऑप्शंस ही हमें पता हो, एक भी पता है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या आ रहा है? हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी, हाँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में क्या है? तो इसमें आपको अगर सिर्फ इतना ही पता है, 5 जोन हमारे बनाए गए हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में। तो अब इसमें देखो, 4 जोनल एडमिनिस्ट्रेशन, 6, 5, 3, जिसको पता है 5 जोनल है तो सीधा सीधा 5 ही आंसर जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि 6 जोन है हरियाणा में, ठीक है, बट जोनल जो शहरी के हिसाब से है वो 5, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? 5। अब हम आते हैं कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या चीज करने के काम आता है। इसको आप जीएस में रख सकते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले में। तो अब देखो, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो क्या होता है? करंट वगैरह के लिए होता है, ठीक है, गैल्वेनो। तो ये क्या है? करंट का है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया करंट। हाइग्रोस्कोपी, ह्यूमिडिटी, आई थिंक हिंदी में भी यही नाम है क्या? हाइग्रो नैनो, ठीक है, टोनोमीटर सेम नाम है, तो अपन इसको हिंदी इंग्लिश यही रखते हैं। अब देखो, गैल्वेनो करंट का है, करंट लो भाई, 1 से B। हाइग्रो ह्यूमिडिटी से है, ह्यूमिडिटी का है, यहाँ है। मैनोमीटर और टोनोमीटर, मैनोमीटर आपका गैसेस के लिए किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं मैनोमीटर से। और टोनोमीटर जो आपकी आंख होती है, आंख का, आज मैंने बताया था, तो आंख का जो प्रेशर है वो हमारा किससे मेजर किया जाता है? टोनोमीटर, इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई। ये आपका हो गया 61, ठीक है। अब हम आते हैं 62। देखो, 3-4 जो आपकी बुक्स हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें से एक है शीलापतिकरम, शीलापतिकरम, मणिमेगलई, ठीक है, और एक और है शीलापतिकरम, मणिमेगलई, मृच्छकट्टिकम। ये आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। तो शीला, शीला अड़ियल है, इलेंगो अड़ियल, ठीक है। मणिमेगलई सतनार की है, मणिमेगलई, मेघलई से बोल रहे हैं, सत्य बोलो, ठीक है। मृच्छकट्टिकम भी किसी की है, ऐसा ही है। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये इसका इलेंगो अड़ियल, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं तमिल एपिक्स में। यहां से देख लो, तीसरा सवाल आ रहा है साउथ इंडियन हिस्ट्री का। बट एक चीज आई वांट टू टेल यू इज दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ वहीं से ही आएगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ लिया, कुछ भी उठा के पूछ लिया तो किसी को भी कोई भी आइडिया लगने वाला है नहीं। सो यू कैन बी लिटिल लेस वरीड अबाउट इट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो, ये सीधा सवाल है। साइंस में मैं इसको रखूंगा इजी की कैटेगरी में कि भाई किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, संवहन, रेडिएशन, विकिरण, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। सीधा सीधा आंसर है लेटेंट हीट, इजी सवाल। स्पेसिफिक हीट होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 यूनिट का इंक्रीज करने के लिए कितनी चाहिए होती है, तो वो हो जाती है। तो लेटेंट हीट इसका आंसर रहेगा। तो लेटेंट हीट इज द राइट आंसर। इसमें हम अभी चलते हैं 64 आपका कहां जा रहा है? देखो, हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सीधा सीधा ऐसे ही कर सकते हो, 2400 और ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो। बट इस टाइप के डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। मैंने स्पेशली हरियाणा को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया था। और तो 510 इसका आंसर जाता है। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका जो क्षेत्रफल रहता है, या पाई आर स्क्वायर से आप बना सकते हैं कि भाई एरिया क्या रहेगा, ठीक है। ये ठीक है, तो ऐसा चलेगा। अब देखो, मैच करनी है कौन सी ब्रांच किसकी है। बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब जैसे बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर।
तो मेडिकल कॉलेज एक इंटरेस्टिंग प्लेस होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। काफी टाइम से ऐसे ही चल रहा है, तब से अपन लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या था मेडिकल वाले में, क्या था, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहले दिन आप जाते हो एनाटॉमी क्लास में, मरा हुआ आदमी आपकी टेबल पे रहता है, पूरे साल उसको काटना पड़ता है, उसकी एक 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 नर्व देखनी पड़ती है, मसल्स देखनी पड़ती हैं उसमें, मतलब पूरा उसको काट काट के सब कुछ निकाल लिया जाता है। तो और फिर उन्हीं से ही सवाल पूछे जाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, आप ही काटोगे, आप ही बताओगे। तो ये अपना मेडिकल साइंस में चलता है। तो बायोकेमिस्ट्री हमारा तीसरा सब्जेक्ट होता था, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो हमारा है वो बेसिकली क्या है, बायो मतलब केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन का आता है सी, वन सी वन सी वन सी, तो आंसर तो आ गया डी, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल से रिलेटेड फिजिकल, फिजिकल एनालिटिकल, एनालिटिकल। तो फिजिकल ऑब्वियसली फिजिकल प्रिंसिपल्स, एनालिटिकल कहाँ रहेगा, हाँ डिटेक्शन ऑफ ये सब, और मटेरियल में यही सब पॉलीमर और ये सब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है 66, इसको मैं रखूंगा हार्ड की कैटेगरी में। इसमें अगर आपको ऑप्शन पता है, हार्ड की कैटेगरी में ये रहेगा। कई बार हम नहीं सुनते ऐसी चीजें। फियर ऑफ, फियर ऑफ आपका स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई फियर ऑफ वॉमिटिंग, फियर ऑफ वॉमिटिंग क्या है, ठीक है। तो ये देखना है एमिटोफोबिया बह क्या है। तो पहला आपने ध्यान रखना है कि भाई स्पाइडर्स, हाइट, टनल्स, या फिर वॉमिटिंग। एमिश, एमिसिस, एमिसिस हम क्या बोलते हैं, एंटी एमिसिस अपन लेते हैं। तो एमिटिक्स में आता है एमिटोफोबिया वॉमिटिंग, कि भाई किसी को उल्टी से ही डर लगता है देख के ही, उल्टी से, उल्टी को देख के ही जो उल्टी आती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग, ठीक है। साइंस भी बेसिक्स ही है, बिल्कुल मनीषा, साइंस बेसिक ही आ रही है। देखो अब फिर से वही सवाल आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। खरीफ, खरीफ की कौन सी नहीं है, यानी मतलब सारे के सारे वही हो गया। मस्टर्ड, मस्टर्ड आपकी रवि है, तो यही आंसर हो गया यार, ठीक है। जवार, पैडी, सोयाबीन, तो मस्टर्ड। इन अब हमारा आता है 68, ये बार बार अपन पढ़ते हैं, दादा भाई नेहरू उन्होंने क्या दिया था, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सारा का सारा अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3-4 बुक है, आर.सी. दत्त है, दादा भाई नेहरू है, उनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, तो इसमें बात करी थी कि भाई दादा भाई नेहरू जी प्रेजेंट्स हिज ड्रेन्स ऑफ वेल्थ थ्योरी इन विच, तो किस बुक में ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, नो, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, नो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, यस, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे तो कुछ नहीं है। तो आंसर इज सी, वेरी वेरी इजी। अब हमारा फिर से एक इजी सवाल आ रहा है कि भाई जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है, हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रंक रोड डज नॉट पासिस थ्रू। तो सबको पता है नेशनल हाईवे 1 ग्रैंड ट्रंक रोड। 2-4 दोस्त आए हैं काफी पुराने टाइम के बाद, सामने आके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो लोगों की शक्लें देखने भारी हो जाती हैं इस प्रोसेस में जब हम रहते हैं ना, यूपीएससी का प्रोसेस या फिर स्टेट पीसीएस का प्रोसेस, मतलब 1 किलोमीटर में रहते हुए भी आदमी नहीं मिल पाते, इतना इन्वॉल्व होना पड़ता है इस चीज में। तो आज मेरा छोटा भाई है, वो तैयारी कर रहा है, वो अभी यहाँ पे आके बैठा है। सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि कैसा, मतलब बट वही है, लगे रहो, चलते रहो, इसमें कोई और चीज है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। और जो आपके साथ होते हैं दे विल अंडरस्टैंड, चाहे आपकी फैमिली हो। जैसे आज हमारी एक स्टूडेंट आई है रोहतक से, तो शी इज द मदर ऑफ 1 किड, वो 2-1.5 साल का उसका बच्चा है। उस बच्चे को वो रोहतक छोड़ के आएगी, उसके लिए आज हमने पीजी की व्यवस्था भी कराई थी। तो इट इज ऑल अबाउट दैट, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। अब हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रंक रोड किससे निकलता है, देखो नेशनल हाईवे 1, सिंपल से ऑप्शन है रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, ऑप्शन रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, ABCD। अंबाला, रोहतक, रोहतक इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, ये तो सारे के सारे NH1 पे आ ही रहे हैं, अपन दिल्ली जाते हैं तब, ठीक है। तो रोहतक, ये हो गया 69। अब आपके लिए एक सवाल जो मैं लेके आ रहा हूं, ये है 69th अमेंडमेंट।
पॉलिटी में हम पढ़ते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट, मैंने आपको याद कराए हैं 91, 51, 52, 51 नहीं किया, 91, 92, 21, 71, 86, ये सारे अमेंडमेंट अपन ने क्लासेस में देखे थे। 69th अमेंडमेंट, ठीक है, इस सवाल का जवाब देना है 69 अमेंडमेंट क्या रहेगा, अगले वाले का जवाब आ रहा है, ठीक है। एडवांस में चल रहे हैं कुछ लोग, हरजिंदर, नकुल, थोड़ा सा पेस रखो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबको पता है, स्टीफन हॉकिंस। देखो जय हरियाणा, हरियाणा कैसे कंफ्यूज करेगा, स्टीफन किंग, तो मतलब किंग और हॉकिंस ऐसे हमारा कंफ्यूजन चलता है, बट सबको पता है इसका, और कुछ नहीं है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने वाली साइंस की बेस्ट सेलर द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें मूवी भी बनी थी स्टीफन हॉकिंस पे, सेम। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, एनवायरमेंट की क्लासेस जब मैंने ली थी तो मैंने बताया था सवाल बनेगा तो यहीं से बनता है, एचसीएस का तो यहीं से बनेगा, यूपीएससी में थोड़े डीप बनते हैं, वो अपन जो करंट रहेगा उसमें एनवायरमेंट में अपन करेंगे ही करेंगे। देखो अगर यही पता है, वाटर गैस बहुत बार आता है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है वाटर गैस CO+H2, तो ये ढूंढते हैं, अब ये क्या है, मीथेन, बोटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, 1 का डी, 1D, 1ABCD। अगेन देखो एक ऑप्शन अपने देखा, आंसर आ गया, ठीक है। नेचुरल गैस में आपकी मीथेन होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस में भी मीथेन, पेट्रोलियम में P फॉर पेट्रोलियम, P फॉर प्रोपेन, तो PP देखो फिर प्रोपेन, प्रोपेन के साथ ब्यूटेन भी रहता है। तो जो जैसे अपन ट्रिक्स अभी देख रहे हैं, AA वाली मैंने कितनी बता दी, ठीक है, PP वाली आ गई अपनी, RR आया था राइस इन रंगपुर, तो ये अपना रहेगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। 72, ये इसको अपन रखेंगे हार्ड की कैटेगरी में, ये अपना रहेगा हार्ड की कैटेगरी में। कौन सा सूफी संत कैसे रहा था, किससे मिला था, ये नाम किसी ने नहीं सुने होते, बट मैं मान लेता हूं निजामुद्दीन औलिया सबने सुना रहता है कहीं ना कहीं। निजामुद्दीन औलिया जो आपके थे वो अमीर खुसरो के, हाँ, तो अमीर खुसरो कहाँ है भाई, तो अमीर खुसरो, तो मैं लेके जाऊं औलिया को खुसरो के पास, 1 का C कहां जा रहा है, 1 का D का ABBC, आंसर तो आ गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मान लो नूरानी नहीं सुना, नूरानी कश्मीर से रिलेटेड है, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, फिर भी आप आंसर कर पा रहे हैं। तो इसमें वैसे 72 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ये है घोष, ये आपका तानसेन से रिलेटेड था, तो तानसेन के स्पिरिचुअल परसेप्टर ये थे, और जो नूरानी है वो आपका कश्मीर में ऋषि ऑर्डर से रिलेटेड है, तो बच गया वो बयादीन अंसारी। चलो 72, अब हम आ रहे हैं 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन्ड, ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, एथीना ड्रोन्स डिस्ट्रॉइंग लेजर, और मैंने इसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी ये एक ही सवाल मैंने छोड़ा था, एंड द ओनली रीजन आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज 4/4 की अगर 1/4 अपन नेगेटिव मान के चलते हैं, तो आई टोल्ड यू कि यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट एक आधा सवाल भगवान के नाम पे छोड़ना पड़ता है, और ये उन सवालों में से है। बट अगेन आप अगर यहां पे भी रिस्क लेना चाहते हो तो लिया जा सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इज 25%, सही होने की भी गलत होने की भी, तो कुछ सही गलत नहीं है। 74 अब हम देखते हैं, घराने से रिलेटेड है, इसको अपन रखेंगे हार्ड की कैटेगरी में। ये किसी को याद नहीं आता, किसी को कुछ भी ध्यान नहीं आता कि कौन सा घराना किसका है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूं 74 जो है, मेरे को खुद इसको देखना पड़ेगा एक बार, तो जयपुर घराना जो है, जयपुर घराना आपका किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर आपके जयपुर घराने से हैं। और जो पटियाला है, पटियाला में ये है पटवर्धन, P फॉर पटियाला, P फॉर पटवर्धन। बनारस वाला जो है उसमें आपके राजन और साजन है, ठीक है, और महिकार घराना में अली अकबर खान है। तो ये ध्यान रख लेना, इसको नोट कर लो। ये ओनली एंड ओनली थिंग इज, जैसे कहीं भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है, जैसे घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर्स है, और जो अपनी ल्यूसेंट है, तो ल्यूसेंट आई टोल्ड यू लूडो सीरीज जो अपनी चल रही है 8:30 PM मंडे टू फ्राइडे, पेज बाय पेज 1 to 5, 5 to 10 डेली वी आर डूइंग 5 पेजेस, तो वहां से आपको करना है। एंड देन अगेन घटना चक्र हम कवर अप करेंगे चाय पे पर्चा, टीटी ट्यूसडे थर्सडे 6 AM। अब ये देखो, ये एक सिंपल सा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा उच्च न्यायालयों में किसमें सबसे बड़ी संख्या में बेंच है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस, तो जो गुवाहाटी है, 7 सिस्टर्स सारा को इंक्लूड करके चलता है, प्लस सिक्किम, तो गुवाहाटी इसका सीधा सीधा आंसर जाता है। बॉम्बे, मद्रास, कुछ भी ले लो,
आंसर इसका क्या रहेगा? गुवाहाटी। ठीक है पलक। घटना चक्कर इंग्लिश में अवेलेबल है क्या? इसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं क्या बुक का? हाँ, अमेजन पे, मैंने अमेजन पे बुक मंगाई थी, घटना चक्कर इंग्लिश में अवेलेबल थी 3 और 4। हिस्ट्री पॉलिटी वैसे 1/8 का इसका सेट आता है, मतलब 8 बुक्स का सेट आता है। हिस्ट्री पॉलिटी हमने मंगवाई हुई है एंड जीएस भी हमने मंगवाई हुई है, और इसमें करंट अफेयर जो भी आपके सवाल रहते हैं उसके हिसाब से रहता है। ये मिल जाएगी अमेजन पे, ट्राई करो मनीषा, वहां पे मिल जाएगी। Which one of the following is not radioactive? Alpha, beta, gamma, बचा क्या? डेल्टा। डेल्टा इज द आंसर। कथकली इज द पॉपुलर डांस किस स्टेट से है? के फॉर कथकली जो होता है, कथकली आपका है केरला से। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कर्नाटक में और कुछ चलता है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तो ये अपने हो जाएंगे। तो सीधा सीधा कथकली किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल। सिंपल सवाल, इजी कैटेगरी, हिस्ट्री कल्चर। अगला सवाल है, ये टफ की कैटेगरी में जाएगा आपका हार्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैन स्कॉलर जो आपके हैं उनने क्या किया था? कंसल्टेड एंड हॉनर्ड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको, जैन विद्वान को परामर्श लेने हेतु सम्मान दिया था और ये सब किया था? इट इज हार्ड इन हिस्ट्री कैटेगरी। इसका आंसर है जीना प्रभु सूरी। ठीक है, प्रभु सूरी को इन्होंने किया था, बट इतना ध्यान नहीं रहता, इतने के पीछे भी नहीं जाना। ये सवाल सही और गलत, जैसे अपन एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं कि हो सकता है आप पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम, जैसे यूपीएससी 2016-17 था, तो पहले ही पेज पे 8 सवाल थे, 8 में से मेरे को 6 नहीं आते थे, तो हिस्ट्री के सवाल नहीं आ रहे, 6 नहीं आ रहे, 2 ही पता है, तो आप क्या करते हो? हड़बड़ाहट में दूसरों को मार्क करना शुरू कर देते हो और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। ऐसे मतलब ऐसे वाले जो सवाल होते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं, इनको टिक नहीं करना। ठीक है, 95 से 90 के बीच में टारगेट रखना है। अब आपको 70% सिक्योर करना है, और अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ भी रहेगी वो 140 तक जा सकती है, 140 आउट ऑफ 200, क्योंकि कंपटीशन रहेगा इतना, सारे के सारे बच्चे जीएसई पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, जलियांवाला बाग, सिंपल सवाल। पेपर का क्या रहता है? अगर पेपर टफ आता है तो फिर जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है उसको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाता है, बट अगर पेपर इजी आया तो जिसने अच्छे से मेहनत भी करी और जिसने कम मेहनत करी वो सब बराबर हो जाएंगे, गधे घोड़े सब बराबर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई अच्छे से तैयारी करते रहो और प्रे कि पेपर थोड़ा सा एनालिटिकल भी आए और टफ भी आए, क्योंकि अपना जो भी अप्रोच रहेगी वो इसको लेके ही 30 to 40% वी विल बी इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स यूपीएससी। अब देखो जलियांवाला मैसेकर 1919 सबको पता है, सीधा सवाल, मिंटोस जिंदगी, सीधी बात, नो बकवास। अब ये है आपका हरियाणा जीएस का सवाल। हरियाणा जीएस अरिहंत में दे रखा है कि छोटू राम जी जो थे वो आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उससे पहले वो पढ़े थे सेंट स्टीफेंस में। तो ये सवाल इन्होंने पूछ लिया था कि भाई छोटू राम कहाँ पढ़े थे, कहाँ नहीं पढ़े थे, तो ये आपका 80th का आंसर हो जाएगा बी, यानी सेंट स्टीफेंस, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं, देखो ये जो आपका है फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, कहां से क्या क्या है? योग, संख्या, न्याय और मीमांसा। इसमें जो मैंने ट्रिक बना के याद किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। ट्रिक बीच बीच में मैं बता ही रहा हूं, और जो आपकी रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी उसमें भी आपको सारी की सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी। योग है, रामदेव जी पूरे जोर शोर से लगा ही रखा है उन्होंने, हाथ पैर ऊपर नीचे करके लगे ही रहते हैं 24 घंटे। तो योग किसका है? पतंजलि, पतंजलि योग। इसमें ज्यादा घूमना फिरना बचा ही नहीं। तो 2A में देखो तो यहाँ पे ही मेरा मिल रहा है। फिर एक जैसे न्याय है, गौतम बुद्ध, मैंने इसको याद किया था, न्याय करेगा गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतमा, ये गौतम बुद्ध अलग है, गौतमा अलग है, बट ट्रिक, न्याय करेगा गौतमा, तो न्याय 3 में जाओ, डी, 3D, तो 1 इज आंसर। अभी तक एक चीज देखिए, जितने भी इस टाइप के मैच द फॉलोइंग आए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बट इसको थंब रूल नहीं बनाया ना एचसीएस के हिसाब से। देयर इज अ थंब रूल इन यूपीएससी जहां पे हम बी और सी में थोड़ा सा लेते हैं, बट एचसीएस में ऐसा कोई थंब रूल नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हमारा कौन सा बच रहा है? आपका बच्चा संख्या, समख्या, ये दिया था कपिला ने, तो 1 का आ जाएगा बी। और जामिनी, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा हमारी 2
फिलोसॉफीज रहती हैं। गीता गोपीनाथ न्यूज में थी, आईएमएफ की ये चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। तो सीधा सीधा सवाल आईएमएफ आईएमएफ, ठीक है। एंटी टैंक बार बार न्यूज में आता है। देखो 5-6 टाइप की ये आपकी मिसाइल्स होती है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। जैसे इसको भी मैं बताता हूँ कि किस ट्रिक से याद करते थे कि भाई धरती पे एक आदमी खड़ा हुआ है, धरती पे खड़ा हुआ है, उसके हाथ में धनुष है, धनुष से लेके उसने ऐसे तीर चलाया। तो धनुष है तो यहाँ पे आदमी है, तो पृथ्वी, पृथ्वी आपकी जो है वो है सरफेस टू सरफेस, ठीक है। और जो धनुष है वो हो जाती है सरफेस टू एयर। एयर टू एयर क्या रहेगी आपकी, आकाश, ठीक है, ये हो जाएगी। और फिर जैसे नाग, नाग एक ही बचती है, नाग है एंटी टैंक मिसाइल, कहां गई, एंटी टैंक नाग, और कुछ नहीं है। बहुत ही कॉमनली और बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये सिंपल इजी की कैटेगरी में आएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता था। 84 पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजिस्ट रॉस गैलर। तो जो लोग फ्रेंड्स देखते हैं दे नो हु इज रॉस गैलर एंड ही वाज ए पैलिएंटोलॉजिस्ट। और पैलिएंटोलॉजी क्या होती है, जो आपके फॉसिल्स होते हैं यानी पौधे और पशु के जीवाश्म, जीवाश्म विज्ञान। देखो यहाँ तो हिंदी में तो सीधा ही आ रहा है, हिंदी में पूछ रहा है आपसे जीवाश्म विज्ञान अध्ययन किसका करता है, जीवाश्म विज्ञान का। हिंदी में तो यूं का यूं आ ही गया यार, हिंदी में तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो कई बार हिंदी के ऑप्शंस भी पढ़ लेना, अगर इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका आंसर क्या होगा तो समटाइम इट हेल्प्स। सवाल नंबर 85 आपकी स्क्रीन पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसको मैंने याद किया था, न्यूट्रिशन हैदराबाद वालों का अच्छा नहीं है, तो वहां पे नेशनल न्यूट्रिशन ऑफ ये बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी वर्क्स या सॉक, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स, ठीक है। डेड रिमेन्स, ठीक है। समटाइम्स हिंदी ऑप्शंस हेल्प, यस डेफिनेटली। कभी नहीं समझ में आए तो देखना है, यही है स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे आपके 7-8 इंस्टीट्यूट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे नेशनल लेवल के, वो आपके तैयार रहने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो ये इकोनॉमी का सवाल है। जिन जिन लोगों ने अभी इकोनॉमी के अपन ने लेक्चर लिए हैं, एक वीक अपने 6 लेक्चर हुए थे, उसमें मैंने बताया था SLR, एक मिनट इसको ब्लैक कर लेते हैं, SLR, CRR, ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। थोड़ा सा बता देता हूं यहीं पे, 2 ही ट्रिक बताऊंगा। देखो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश कहां रखा जाता है मोहित, कैश कहां रखा जाता है, इकोनॉमी वाली करी थी क्लास में, कहां रखा जाता है कैश, बैंक रखते हैं कैश RBI में, तो RBI के पास ही रखा जाता है, इसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड कहां रखा जाता है, लिक्विड उसी बैंक में रखा रहता है, तो वो बैंक अपने पास रखेगा। रिवर्स रेपो रेट में इसमें बहुत सारे RRR आ रहे थे, यानी ये RBI देता है, RBI जो पैसे लेगा उस पर ये इंटरेस्ट रेट देता है और ये बैंक्स देते हैं रेपो रेट। इनमें से किसी भी चीज को अगर हम बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट या SLR बढ़ाया, CRR, कैश जितना RBI के पास आप रख रहे हो, देखो SLR कह रहा है, SLR को बढ़ा दिया, क्या कह रहा है, रिड्यूस। RBI वैधानिक तरलता के अनुपात को 50 आधार अंक कम करता है, 50 पॉइंट रिड्यूस किया है। मैंने अपने पास 100 रुपए मान लो टोटल है इकोनॉमी में, बैंक ने 40 रख रखे हैं SLR में, जो आपकी क्या है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR में 40 रखे हुए हैं, इसको घटा दिया यानी 35 कर दिया, घटा दिया तो बैंक को लोन देने के लिए ज्यादा पैसे बचे। जैसे ही ज्यादा पैसे बचे तो अब वो लोन देने की कोशिश करेगा। अब लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, मेरे पास पहले कितने मान लेते हैं 60 रुपीज थे, अब 65 है, अब मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे पास लोन लेने के लिए आए, तो मैं ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। अगर मैंने बढ़ाया तो लोन लेने लोग आएंगे ही नहीं, जैसे ही मैंने घटाया तो लोग लोन लेने आएंगे, तो इसका ये जाएगा कट देयर लैंडिंग रेट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसमें देखो GDP विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, कोरी बकवास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल विल ब्रिंग मोर कैपिटल, कुछ नहीं होता, लिक्विडिटी इन द बैंक विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये दोनों तो ड्रास्टिकली और ऐसे ही चले गए, काफी कम हो जाएगी, बढ़ोतरी नाटकीय रूप से, तो नाटक चल रहा है, नाटक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो तरलता परलता ऐसे ही चलेगा। अब ये देखो राज्यसभा और लोकसभा, उनकी पावर्स हमने बहुत सारी डिस्कस करी हैं। इसमें हमेशा जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज
जो है वो राज्यसभा को पावर दी हुई है बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको 3 आर्टिकल याद कराए थे, 312, 123, 213 इकट्ठे याद करे थे अपन ने। 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज, 123 होता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड 213 जो होता है वो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ स्टेट। तो इसमें किसको मिली हुई है? राज्यसभा। इट विल बी पॉलिटी का क्वेश्चन, इजी कैटेगरी, ठीक है। जानकी अम्माल किसी को पता हो तो शी वाज अ बॉटनिस्ट, सीधा सीधा आंसर जाएगा। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। अगेन दैट काइंड ऑफ सवाल। अब देखो वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो व्याकरण थोड़ा सा आइडिया अपन लगा लेते हैं कि भाई शिक्षा क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो व्याकरण जो हमारी है ये हमें पता है ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो ये अपना हो गया व्याकरण। तो व्याकरण 1 का डी, ए बी सी डी। तो 1 का डी करते ही ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है। शिक्षा क्या है मुझे नहीं पता, कल्पा क्या है मुझे नहीं पता, निरुक्ता क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि व्याकरण क्या है। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, ग्रामर आ गया। ए का डी किया, ए का डी करते ही आंसर आ गया, ठीक है। तो सवाल को देख के नहीं छोड़ना है, बस करता रहना है। यस, हाँ, जैसा कि अंकित सर बता रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पिछली बार जो लेवल ऑफ एचसीएस था उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 to 20% इंप्रूवमेंट रहेगी, ज्यादा नहीं, 15-20 ही रहेगी। अब जो लोग बैच में हैं अभी तक, तो दे नो यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट इन, यानी संघ विधायिका राज्य सूची में किस पर कानून बना सकती है, ओनली व्हेन, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कब? इसमें 5 आपकी कंडीशंस आती हैं, 5 मैंने बताई हुई है, ठीक है। 5 में अपनी आती हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, दो हमारी होती हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 स्टेट रिक्वेस्ट करें कि जी बना दो, हाँ जी बना देंगे, या फिर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे कि जी बनाओ तो बना देंगे, या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज, इनको लगाने के लिए भी आप आएंगे तो आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, नेशनल इमरजेंसी। स्पीकर ने परमिशन दे दी, कोई काम की नहीं, और किसी ने कुछ बोल दिया, कोई काम का नहीं। तो 90 का हमारा जो आंसर जा रहा है बिल्कुल सही, वो रहेगा नेशनल इमरजेंसी। अब देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवालों को जो गलत करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता। सो द ओनली थिंग इज इजी, इजी सही करोगे तो यू विल बी इन, और इजी गलत करोगे तो यू विल बी आउट। कंपटीशन इतना ही होता है, मेंटल जो स्ट्रेंथ रखनी है कंपटीशन के हिसाब से, काम कूल कंपोज्ड आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए ऐसे तो देखो लिमिट है नहीं, कितना ही पढ़ लो, बट ओवरऑल एचसीएस का पेपर देख के जब मैंने बुक लिस्ट बनाई तो अपने 4 बुक्स बनी है इन टोटल। जो आदमी एचसीएस के लिए 4 बुक्स पढ़ सकता है, प्लस करंट अफेयर्स, स्टैटिक, प्लस दीज 4 बुक्स, इतना ही है। एनसीईआरटीज अगर इस टाइम पे आदमी चाहे तो स्किप कर सकता है। जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो टाइम पीरियड के हिसाब से बनाई जाती है। नाउ वी हैव हार्डली 100 डेज मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो हम 100 दिन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब मैं आपको ये कहने लग जाऊं कि भाई सेकेंडरी सोर्सेज कर लो, प्राइमरी सोर्सेज कर लो, यानी एनसीईआरटीज भी कर लो सारी, और ये बुक कर ली, वो बुक कर ली, ऐसे तो 10 सोर्स हो जाएंगे, ज्योग्राफी के भी हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे। बट जो काम सिर्फ 2 बुक्स में चल रहा है तो मैं उसके लिए 20 क्यों करूं, ठीक है। वहां ये जो 18 बुक्स हमारी एक्स्ट्रा है वो हम कम कर रहे हैं, वहां से 5 सवाल आ सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं इधर से हो जाएंगे। उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए अपन ने 30 इयर्स प्रीवियस पेपर इंक्लूडिंग घटना चक्कर कर रहे हैं, वहां से हो जाएगा। लूसेंट कर रहे हैं, लूसेंट मैंने जिंदगी में आज तक नहीं उठाई, बट अब बच्चों को पढ़ाने के लिए लूसेंट उठानी पड़ रही है। तो ये इट इज ऑल अबाउट दैट। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। अब देखो सवाल पे आ जाते हैं। 91st क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल एवरीवन नोस, 1905। कोई 3-5 नहीं, कोई ज्यादा भड़क नहीं। ऊपर चला गया, मैं इसको ढूंढ रहा हूं, ठीक है। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाँ ये अपना क्या रहेगा? 1905। सिविल डिसोबीडियंस 1930, ये दोबारा से पूछ लिया, देख लो। एचसीएस मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल
सिविल डिसोबीडियंस से एक सवाल आया, क्विट इंडिया मूवमेंट से एक सवाल आया, बंगाल पार्टीशन से एक सवाल आया, और जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वहां से एक सवाल आया। 4 मेजर मूवमेंट, 4 सवाल हिस्ट्री ऑप्शनल। ये मॉडर्न हिस्ट्री हालत, तो यहीं से ही आते हैं सवाल। अब ये हो गया चंपारण, ठीक है, सबको पता है चंपारण हो गया। तो 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आपका पूना कब आया था? पूना स्वराज 1930। सिविल डिसोबीडियंस कब रहा? 1918 पूर्ण स्वराज। क्या हो गया इसमें? ओके, 2 का डी चंपारण, ठीक है, 3 का बी 1924 पूर्ण स्वराज, और 4 का ए 1930। इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, बाकी अपन 1C के हिसाब से ही लेके चलेंगे। देखो 1 का सी कहीं नहीं है, तो अपन इसी के हिसाब से ही रखेंगे इसको। ये HCS में लास्ट ईयर 15 सवाल ऐसे थे जिन पे बच्चों ने केस किया था कि जी ये सवाल गलत है, उनके ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस बने थे आउट ऑफ 100, तो ये उन्हीं में से ही अपना ऊपर नीचे है, ठीक है। न्यूटन का पहला लॉ, इसको अपन रखेंगे इजी की कैटेगरी में, साइंस एंड टेक में। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं, 1, 2 और 3। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल, कॉजल प्लुरैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। पहला लॉ क्या बोलता है? अगर आप रुके हुए हो तो रुके हुए हो, चल रहे हो तो चल रहे हो। तो जड़त्व का सिद्धांत, ये हमारा क्या रहता है? फर्स्ट। तो ये इजी की कैटेगरी में रहेगा। अब देखो मिड डे सन आपका ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है साल में, ठीक है, इन ईयर। तो अगर आप ट्रॉपिक्स में हैं, 23.5 इधर 23.5 इधर, ट्रॉपिक्स में जो आदमी है उसमें 2 बार आएगा। बट जो ट्रॉपिक से ऊपर है या नीचे है, तो अपने को ये देखना है कौन सा है। तो श्रीनगर और दार्जिलिंग ऑब्वियसली दोनों ऊपर है, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई उसमें आ गया, ठीक है, और ये नागपुर कोलकाता भी, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा श्रीनगर एंड दार्जिलिंग। कंसेप्ट इज दिस, ज्योग्राफी इजी से मीडियम में इसको रख सकते हैं। अब 94th, अब ये कह रहा है कि जब एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का बोम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स, इट ब्रेक अप इनटू 2 नियरली इक्वल मासेस। फिजन, फ्यूजन, फिजन टूटना होता है, विखंडन नाम से ही पता चल रहा है, 2 में प्रक्रिया लगभग समान। जब वो जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन में जो चलता है वो फ्यूजन, संलयन, और यह है विखंडन यानी फ्यूजन। तो ये अपना हो जाएगा। अब हमारे नेशनल पार्क्स में से इन्होंने करवाया, देखो कोटी गोवा जो है वो है गोवा में। अगर किसी को ये भी पता है तो कोटी गोवा आपने मार्क किया गोवा यानी 4 का ए। अब मैंने ढूंढा 4 का ए कहाँ है, 4 का ए, 4 का ए, 4 का ए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका दे रहा है। अगेन फर्स्ट केवलादेव, केवलादेव हमारा है राजस्थान में, पेच आपका MP में आता है, उदयपुर बिहार में आता है। राजस्थान से कंफ्यूज नहीं करना, राजस्थान वाला उदयपुर अलग है। उदयगिरी हिल्स भी आपकी 2 जगह आती है, MP में आती हैं और आपकी ओडिशा, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 95। 96 इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में, पानीपत, करनाल, राखीगढ़ी और कैथल। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट साइट जो रिसेंटली डिस्कवर करी गई है IVC की, वो है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी से ही सवाल इन्होंने पूछ लिया, सिंपल टू द पॉइंट, राखीगढ़ी। हाँ, ये थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में जाएगा। एम्बलम ऑफ इंडिया इम्प्रॉपर जो एक्ट है अपना, तो ये वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, विच ईयर? तो इसका आंसर है 2005। जिसको पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है, छोड़ना होता है। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ये किसमें दिया गया था? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, लेजर में, क्वांटम में, थर्मोडायनेमिक्स में या एरोडायनेमिक्स? सवाल है नोबेल प्राइज ऑफ 2018, 2018। हाँ, 2018 में किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज? लेजर, उष्मागतिकी, वायुगतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो 98 का क्या आंसर जाएगा? ABCD, लेजर, लेजर, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या आंसर रहेगा? नेहा, सुशीला, क्वांटम, बी बी बी, लेजर लेजर बी, क्वांटम लग रहा है, ठीक है।
मैं भी क्वांटम ही मार्क करके आया था, बट आई थिंक इसका जो आंसर है वो लेजर है। ठीक है, लेजर इज द करेक्ट आंसर। इसको एक बार चेक कर लेना बस। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना, इस वाले सवाल को 99 को। अब हम देखते हैं मैच द ईयर। ये जो कमिटीज हैं, देखो इसमें बस इतना भी पता है, सबसे लास्ट में कौन सी आई थी, सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर सॉरी, तो सुरेश तेंदुलकर वाली जो आई थी वो थी डी। ठीक है, तो अब 99 का जो आपका जाता है, ये सारी की सारी पहले आई थी, ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आएगा, कौन सा कब रहा था उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। तेंदुलकर और ये सब, ठीक है, तेंदुलकर 2005 सॉरी, हाँ 2005, और सबसे ये थी आपकी रंगराजन 2012। लास्ट क्वेश्चन आई मार्क करेक्ट, इट वाज वेरी इजी। हाँ ठीक है अंकित। अब हम देखते हैं, ये लास्ट सवाल है, आराम से देखेंगे। बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानी, जीव विज्ञानी जिसने डिस्कवर किया साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल, तो ये बहुत सारे थे। ठीक है, तो किसने 1665 में, सवाल है 1665, बायोलॉजी 11th क्लास, ये बार बार आता है। मनीषा 5 मिनट का नहीं, काफी देर का अपन डाउट सेशन रखेंगे, अभी 5-10 मिनट का, आराम से आप अपने डाउट पूछ सकते हो, डाउट सेशन अभी रहेगा। ठीक है, आज का ये इसीलिए रखा गया है, एक बार डाउट आप बता देना, अंकित भी नोट कर लेंगे और मैं भी थोड़ा सा नोट कर लूंगा, मोहित पहन दियो। तो इसमें अपन डाउट रखेंगे, और ये जो 1665 है ये है आपका रॉबर्ट हुक, तो करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। तो ये अपन ने HCS वाला पेपर अभी डिस्कस कर लिया है पेन, तो HCS वाला पेपर अभी अपन ने 100 के 100 सवाल मैंने आपको बता दिए, तो उसके हिसाब से क्या है कि कौन कौन से सवाल कहां कहां से आए अभी तक जो मैंने आपको बताया था। देखो अभी वी विल कम टू द अगेन टू आवर स्लाइड। तो जितने सोर्सेज मैंने आपको अभी तक बताए, इससे पहले क्या था मेरा, सोर्सेज टोल्ड बाय मी, और उसमें से क्या इसमें से आया या बाहर से भी आया, ये चीज अभी अपन एक बार ऑब्जर्व करते हैं थोड़ी सी। 100 सवाल अपन ने देख लिए सारे के सारे। तो मैंने बताया था पॉलिटी लक्ष्मीकांत, पॉलिटी का एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं आया एक्सेप्ट दैट एन एम्बलम थिंग, उसको करंट में लेके चलेंगे। स्पेक्ट्रम से भी सारे के सारे आपके हिस्ट्री के सवाल बन रहे हैं एक्सेप्ट सम टफ। मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टफ नहीं था, ऐसे ही एंशिएंट वाले हैं वो लगभग यहाँ से लूसेंट से हो जाएंगे, मिडिवल लूसेंट से हो जाएगी। मृणाल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी के आप 8 से 10 साल के सवाल भी लगा लो, तो इकोनॉमी के जिसने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए तो उसकी इकोनॉमी वहां से कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम देखते हैं जैसे साइंस, साइंस के जो आपके सवाल हैं वो इन 2 सोर्सेज से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 to 10th, और एनवायरमेंट में तो वैसे ही 2-3 सवाल आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, इतना इसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट की मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, 5 घंटे की प्लेलिस्ट है, वो 5 घंटे की प्लेलिस्ट देख लोगे, एनवायरमेंट के वहां से बाहर सवाल आने की HCS में संभावना बहुत कम है। ठीक है, हाँ, और ये जो HCS का था अरियंत, लगभग अरियंत से आपके सवाल आ गए थे, सो इसमें भी हमें कुछ ज्यादा 3-5 करने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, अब नाउ दैट वी आर टॉकिंग, कल जो अपना बैच शुरू हो रहा है संजीवनी बैच, काफी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, कुछ इन द प्रोसेस है, कुछ डाउट में हैं, तो ये 5-10 मिनट अपन उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए रख लेते हैं। ये जो आपका कोर्स है कंप्लीटली इट इज प्रीलिम्स फोकस्ड, सो आई वुड से सिंगल सोर्स, 3 मेंटर्स, एंड इफ यू गिव अस 600 आवर्स वी कैन थिंक अबाउट कि भाई प्रिलिमिनरी क्लियर किया जा सकता है, एंड इन दैट डायरेक्शन। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अस, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम में आएगा, ज्यादा नहीं कम नहीं, थोड़ा ज्यादा रखेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी 3 फैकल्टीज रहेंगी, फर्स्ट वन इज मी, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, देन सेकंड वन इज डॉक्टर संजय, ही इज आल्सो MBBS एंड ही इज करंटली वर्किंग इन BL कपूर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर संजय ने भी 3 बार UPSC इंटरव्यू दिया है, ही इज नॉट फ्रॉम हरियाणा, तो HCS उन्होंने नहीं दिया, ही इज फ्रॉम MP, और उनका इंटरव्यू भी मेरे इंटरव्यू सारे ईयर्स हमारे क्लैश करते हैं। एंड ये अंकित अहलावत सर हैं जिनसे आप अभी रेगुलरली चैट में जितने भी लोग बात कर रहे हैं, तो वो अंकित अहलावत सर, ये आपके सामने ये इनकी फोटो प्यारी सी, सो ही इज BA MA LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। UPSC इंटरव्यू ही हैज आल्सो गिवन 3 टाइम्स,
So all three of us has given 3 times UPSC interview and he has appeared in the HCS interview. So batch is starting from 8th of March. Target date is 10th of May. And timing will be 2 to 7. 2 क्लासेस रहेंगी, आधे घंटे का आपका गैप रहेगा मंडे टू फ्राइडे. लेटर वी विल पुट ऑन सम एक्स्ट्रा क्लासेस जो आपकी रखी जाएंगी सैटरडे एंड संडे को. इट इंक्लूड्स आपकी 3 चीजें, क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नोट्स. ये सारा का सारा डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलेगा ऐप के थ्रू. अब जो प्रोसेस रहेगा वो क्या है, क्लासेस आपकी मिलेंगी डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप. कोर्स, गो टू द कोर्स, परचेज द कोर्स, यू विल बी एडेड टू द बैच. जिन लोगों ने आज तक कोर्स परचेज कर लिया, थोड़ा सा डाउट अगर उसको लेके है कि भाई आपको बैच में ऐड किया गया है नहीं किया गया है, तो बाय टुमारो मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द पीपल बाय 10 AM, ठीक है. तो कॉल वॉल नहीं करने हैं, 10-1 बजे तक लगभग सब लोगों को, ठीक है, लगभग कब्जे में कर लेंगे. समय को तो मैंने लगभग कब्जे में कर ही लिया है. एक फेमस कॉमेडियन है अपने ठीक है, क्या नाम है उनका, सुमित आनंद. तो सुमित आनंद की यूट्यूब पे देखना, सुमित आनंद हरियाणा का है. सुमित आनंद यूट्यूब पे डाल दो, 17 मिनट 16-17 मिनट का एक बहुत ही फनी वीडियो, मतलब स्वाद आ जाएगा. इस सेशन के बाद जाके देखना सारे के सारे. एंड लगभग समय को कब्जे में कर लिया है. तो एंड एक जो डाउट रहता है कि क्लासेस उसके बाद रहेंगी नहीं रहेंगी, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगी. यू कैन वॉच देम एनी टाइम एनीवेयर. नोट्स आपको, स्टडी मटेरियल सारे प्रोवाइड किए जाएंगे. टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड में आपको रहेंगे. और उसके अलावा जो क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए इनिशिएटिव्स है, चाय पे पर्चा 6 AM ट्यूसडे थर्सडे अभी के लिए. लेटर ऑन वी विल इंक्रीज इट अकॉर्डिंग टू द डिमांड. अगर हमें घटना चक्कर के और सवाल ऐड करने हैं तो हम इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है. यूपीएससी समाचार 8:30 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. इसमें मैं अभी प्रीलिम्स फोकस्ड ही डिस्कशन रखूंगा. और लूसेंट विद डॉक्टर अमित, दैट इज लूडो सीरीज जो हमारी है, ठीक है. थोड़ा सा ट्राई करते हैं मोदी जी की तरह वो करने की. 10 फुल लेंथ टेस्ट, 27 ईयर पेपर्स, 3 रियल टाइम पेपर अपन डिस्कस करेंगे इसमें, वो भी रहेगा जैसे एक अपन ने किया. सो लेट अस कम टुगेदर एंड प्रिपेयर. तो ये अपना है. तो अभी अपना सारा का सारा ये जो सेशन था वो यही था. मैंने आपको पूरा HCS का प्रिलिमिनरी पेपर जो है वो मैंने आपको बता दिया है. तो नाउ आई एम जस्ट वेटिंग. आई विल बी राइटिंग डाउन. स्क्रीन आपके सामने रहेगी, मैं थोड़ा सा साइड में हूं. तो आप लोग जो भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं. आप अपने अपने डाउट्स मेरे को बता दीजिए, मैं नोट कर लूंगा. अंकित अलावत से भी नोट कर लेंगे, ठीक है. ओल्डेस्ट बैच वाले जा सकते हैं क्या, हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? नहीं नहीं, आप मतलब जा सकते हो. इन्फॉर्मेशन तो क्या ही है अभी, जो आपको तो सारी चीजें बैच में बताई गई हैं. कोर्स की फीस अभी 11,000 है. 13,500 अगेन आप ऐप पे जाएंगे तो उसको परचेज करेंगे तो 11,000 रहेगी. फिर मैं यहीं पे ले लेता हूँ. चरित, पीडीएफ प्रिंटेबल होंगे क्या? यस, पीडीएफ आपके प्रिंटेबल होंगे. देखो 2 चीज रहेंगी. पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे ऐप से, यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड. और आपके वो भी रहेंगे, वो भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते. बट हम आपको पीडीएफ अलग तरीके से प्रोवाइड कराएंगे. और जो वीडियोस है उनके भी लिंक्स आपको इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे कि यू विल बी एबल टू वॉच देम इन योर लैपटॉप. पर वो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. कोर्स की फीस मैंने बता दी है. गर्ल्स के लिए 20% ऑफ, 11,000 इज द फीस. प्रीलिम्स ओनली 11,000 इज द फीस. और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी 11,000. प्रिया, आपको पढ़ना है तो यू कैन एनरोल इन डॉक्टर अमित अकेडमी और आप वहां से जुड़ सकते हैं. आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है तो संजीवनी बैच क्यों? आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. संजीवनी बैच में मैंने बता दिया सारा का सारा अपन डिटेल में लेके चलेंगे. प्लेलिस्ट में बहुत ब्रीफ है, समझाया नहीं जाएगा. प्लेलिस्ट उनके लिए है जो ऑलरेडी 2 से 3 साल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं. संजीवनी बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से जो स्टार्ट करना चाहता है 3 महीने में, तो उसके लिए संजीवनी बैच है. नेहा प्लीज मेल पीडीएफ. ठीक है नेहा, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था. बाकी गिव मी टाइम, एक दिन का टाइम दो. सबके लिए एक कॉमन लिंक वी विल मेक. टेक माय अरियंत वाला क्वेश्चन प्लीज. अरियंत वाला क्या क्वेश्चन है मनीषा? आप फिर से वो क्वेश्चन डालो, मुझे नहीं पता.
13,500 है फीस ऐप पे, वहां पे एक कूपन कोड मिलेगा स्पेशल 20। तो स्पेशल 20 कूपन कोड अप्लाई करके आप इसमें 20% और ऑफ मिल जाएगा। 11,000 समथिंग आपको फीस पड़ेगी। स्पेशल 20 जो आपको 13,000 दिख रहा है, 13,500, उसके ऊपर आपको मिलेगा कोड, अप्लाई कोड। तो कोड को आप अप्लाई करेंगे स्पेशल 20, तो आपका यहां से एनरोलमेंट हो जाएगा 11,000 में। EMI पे हो सकती है, यस। हिस्ट्री ऑप्शनल कराएंगे अपन बाद में। गर्ल्स के लिए 11,000, वही 11,000 समथिंग होगी यार। 11,000 में रफ बता रहा हूँ, 11,200, 300, 400, 500 कुछ होगी, ठीक है। EMI पे आप कर सकते हो। जिनके पास क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करना चाहते हैं डायरेक्टली ऐप से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपका एनरोलमेंट का है, यू कैन कॉल 9996337109 टुमारो, और आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप गूगल पे, फोन पे या एनी अदर से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, तो भी आप बैच में एनरोल हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है, ठीक है। और आप ऐप के थ्रू भी अगर करते हैं तो भी। हिंदी मीडियम के लिए अभी के लिए कुछ नहीं है, सॉरी फॉर दैट। कोर्स यूपीएससी भी कवर करेगा, यस। 30 to 40% यूपीएससी भी कवर करेगा। और बाकी जो यूपीएससी प्रीलिम्स होगा उससे पहले अपन प्रीलिम्स क्लासेस रखेंगे। जो लोग अपने बैच के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसको अपन उन क्लासेस में ऐड ऑन कर लेंगे, जो रिवीजन क्लासेस रहेंगी उसकी। हरियाणा जीएस के लिए सोर्स, गुलशन मैंने कितनी बार बता दिया है यार। आर्यन पब्लिकेशन, व्हाई आर यू आस्किंग इट अगेन एंड अगेन? उनको रेक्टिफाई कर देंगे। अरियंत की बुक में जो भी मिस्टेक्स रहेंगी उनको अपडेट कर दिया जाएगा। क्लासरूम में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो अपडेटेड है, उसमें अरियंत के अलावा 4-5 सोर्सेज और है, और वो करंट अपडेटेड रहेगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सर जो 3 साल से कम्पिटिटिव में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए 1 मंथ का क्रैश कोर्स भी लाओगे क्या सर, सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक? मनीषा, अभी हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अगर लास्ट में ऐसा कुछ बनता है तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। अभी के लिए क्रैश कोर्स जैसा कोई भी प्लान नहीं है, बट देखते हैं लास्ट में अगर मान लो डिमांड ज़्यादा आती है 15-20 दिन की, तो एक रिवीजन क्लासेस वाला क्रैश कोर्स अपन रख सकते हैं। आउटसाइड वाले, दिशा पूछ रही है, आउटसाइड वालों को प्रेफर नहीं करते क्या HCS में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आउटसाइड वालों को भी लिया जाता है दिशा, तो सबको प्रेफर करते हैं। घटना चक्कर प्रीलिम्स के लिए है क्या सर, फॉर ऑल सब्जेक्ट? यस, घटना चक्कर में प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो उन्हीं के लिए रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं। हरियाणा जीके काउंसिल है अरियंत। चलो, हो सकता है कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हो, मे बी दैट इज द रीजन। क्या करप्शन के मेजर रोल प्ले करता है? दिशा, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, करप्शन ने उतना मेजर रोल प्ले नहीं किया है। आई माई सेल्फ इज द एग्जाम्पल। इफ आई कैन क्लियर, तो मतलब ये तो है कि क्लियर किया जा सकता है विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। सेकेंड चीज, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है लिस्ट में, एंड आई नो देम। तो फेयर सिलेक्शन हुए हैं काफी हद तक, 100% नहीं बोलूंगा, बट यस काफी हद तक हुए हैं। क्लास बाइलिंगुअल, यस बाइलिंगुअल रहेंगी। क्वेश्चन बैंक है, बट वो क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए उन्हीं के हिसाब से डिजाइन किया गया है, डायरेक्टली नहीं होगा। सर कल ऑफिस में, ऑफिस कितने टाइम पे मिलोगे? 9 AM आप आ सकते हैं। 9 AM ऑफिस विल बी ओपन टुमारो। चल जाएगा। पेपर कहाँ से ले? सी सेट की एज सच बुक अगर देखोगे, मृणाल की भी आती है, मृणाल सर की, ठीक है। तो उस बुक को ले लो यार, सी सेट की। उसमें जो भी बेसिक आपके डाउट्स हैं वो सब डिस्कस करे गए हैं, ठीक है। दिशा, व्हाई डिड नॉट यू ज्वाइन HCS? वो किसी दिन आराम से अपन डिस्कस करेंगे। इट वॉज माई पर्सनल चॉइस। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन SDM एंड तहसीलदार, ठीक है। ये मेरी 2 प्रेफरेंस थी, उसके अलावा नहीं थी। मुझे बाकी मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। वाइड बता दो यार, यही रीजन है, ठीक है। SDM तहसीलदार एंड ये नहीं मिल रहा था तो नहीं ज्वाइन किया। RS अग्रवाल फॉर सी सेट, ठीक है। संडे को दादरी मिलोगे क्या? संडे तो आज ही था, कल तो मंडे है प्रिया। और बाकी अकेडमी इज 27 days ओपन, ठीक है। तो संडे को भी मिलते हैं।
टाइमिंग्स आर 9 to 5. रुपेश, द नेशन वांट्स टू नो. मेन रीजन जो था, जैसे आई वाज अ मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए, मैंने अपनी ग्रुप ए की जॉब छोड़ी 2019 में, तो मैं चाहता था कि ग्रुप ए जॉब मुझे अगर डंकी मिलती है तो मैं करूंगा. HCS इज ऑल ग्रुप बी सर्विसेज, ठीक है. तो इसमें आई प्रेफर्ड SDM एंड तहसीलदार. DSP के लिए आई वाज नॉट एलिजिबल, मेरी ईयर जा चुका था, ये दो मुझे नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए आई डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है. बस हो गया. सर कैन यू प्लीज टेल माय नेम प्लीज, कैन यू टेल माय नेम प्लीज. ये कैसा सवाल है मोहित? ओके चलो एक सेकंड. तो इकोनॉमिक सर्वे ये सारी की सारी आपके जो भी एक मिनट रुक जाए, जो भी सारी की सारी आगे रहेंगे. देखो अभी आई एम फिनिशिंग इट ऑफ, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ एंड इट इज 9 PM ऑलरेडी. सो दिस इज इट इन दिस सेक्शन. नेक्स्ट अपन देखेंगे जो अपनी कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, विल मीट एट 2 PM. कल की जो क्लास है इट विल बी ओपन फॉर ऑल. फर्स्ट क्लास ऑफ एवरी सब्जेक्ट वी आर मेकिंग ओपन फॉर ऑल. तो आप 2 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. 2 to 4:30 एंड 5 to 7 ये क्लास के टाइमिंग रहेंगे. So this is it in this video. See you tomorrow. Till then, stay fit.